यह आदमी एक पूर्ण धातु के पिंजरे में जागता है। उसके पास कपड़े नहीं है और वह नहीं जानता कि वह कहाँ है। जब वह चारों ओर देखता है तो उसे बहुत से समान पिंजरे दिखते हैं जिनमें अभागे साथी है जो जल्द ही गुलाम बनने वाले हैं। लेकिन जिन वास्तव में इस पूरे दृश्य से परेशान नहीं है, क्योंकि जब एक देरोल की लड़की या कोई उन्हें खिलाने आता है वह बस आराम से खड़ा होता है और पिंजरे को ऐसे फाड़ देता है जैसे वह कुछ भी नहीं है। जब लड़की देखती है कि उसने कितनी आसानी से धातु तोड़ दी, वह डर जाती है और सदमे में है। डर है कि वह उसे मार डालेगा, लेकिन उसे पीटने के बजाय हमारा लड़का उसे ठीक करता है और पता लगाता है वह डाकुओं की केवल इसलिए मदद कर रही है क्योंकि उन्होंने उसके छोटे भाई को पकड़ लिया है और उसे उनके लिए काम करने के लिए मजबूर किया है। इसलिए जिन यंग और अभी उन सभी बदमाशों से निपटने का फैसला करता है। वह दरवाजा कुचल देता है और उसे पहले डाकू के माध्यम से उड़ा देता है और वह इस तथ्य से बिल्कुल परेशान नहीं है कि वह नग्न है। जिम उन्हें एक करके समाप्त करता है, पीछे केवल पिटे हुए डाकुओं के धीर छोड़ देता है। हैरान डाकुओं के पास कोई मौका नहीं है, माँ बहुत तेज है। अंत में वह उनके मुखिया तक पहुंचता है और यह बदमाश इस दुनिया में वास्तव में मजबूत माने जाने के बावजूद वापस लड़ने की कोशिश भी नहीं करता। ये देखकर कि हमारा लड़का आखिर इन डाकुओं से कैसे निपटता है, वह बस उससे रुकने की भीख मांगता है और पूछता है कि वह क्या चाहता है। ऐसा और गुलाम कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारा लड़का बस शेष डाकुओं को समाप्त कर देता है। ये डाकू मुखिया बस समझ नहीं पाता कि क्या चल रहा है और वह अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं कर सकता, और यह नग्न आदमी इतना प्रचंड रूप से मजबूत क्यों है। जिम बस उसे एक दयनीय कीड़े की तरह दिखता है और इस बदमाश को एहसास होता है कि वह वास्तव में मुसीबत में है, इसलिए वह अपना पैर दिखाने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है। अंतिम उपाय एक राक्षस के साथ एक पिंजरा, और डाकू मुखिया को यकीन है कि हमारा लड़का अब पक गया है। लेकिन जब राक्षस आगे बढ़ता है, जिन आसानी से उसके हमले को रोक देता है। अब ये बदमाश वास्तव में हैरान है, उसने कभी किसी इंसान को नंगे हाथों से राक्षस के सीधे प्रहार को रोकते नहीं देखा। पता चला कि जिन के पास अलौकिक संविधान है और वो सब नहीं है। आगे वह अपनी सर्वोच्च शक्ति निकालता है और ऊर्जा की किरण से राक्षस का सफाया कर देता है, और जब ये हो जाता है वह उस बदमाश की ओर मुड़ता है उसे ठीक से पीटने के लिए, उन सभी बेचारी आत्माओं के साथ उसने जो किया उसके लिए। लेकिन जिन इतना मजबूत क्यों है और उससे ये शक्ति कैसे मिली? पृथ्वी ग्रह पर एक भयानक तबाही आई, पूरी मानव जाति का सफाया कर दिया। पूरे विश्व में जनसंख्या इस आपदा का बीज तब पड़ा जब एक रहस्यमय वायरस ने जानवरों को उत्परिवर्तित करना शुरू कर दिया, उन्हें दूसरी दुनिया के भयानक राक्षसों में बदल दिया, जिन्हें बाद में भ्रष्टाचारी नाम दिया गया। कुछ ही वर्षों के भीतर प्रकोप इतनी तेजी से फैल गया कि मानवता ने तबाही के कारण अपनी 99% आबादी खो दी। मानवता के शेष अवशेषों ने अग्रिम पंक्ति को पकड़ने और वापस लड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। दुर्भाग्य से ये जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि पारंपरिक युद्ध इन जानवरों के खिलाफ पूरी तरह से बेकार था। हताशा से प्रेरित होकर मनुष्यों ने अपनी ही तरह पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। सभी परीक्षणों में से जिनशुदू ही एकमात्र सफल परीक्षण विषय था जिसने वास्तविक परिणाम दिखाए। उसके साथ वैज्ञानिकों ने नैनो मशीनों से युक्त एक प्रतिवायरस तैयार किया जिसे ग्रह के दूषित वातावरण को बहाल करने के लिए डिजाइन किया गया था। अपनी नव प्राप्त अद्वितीय क्षमताओं से लैस जिन इस दुनिया का अलौकिक उद्धारकर्ता बन गया, हमेशा मानवता की अंतिम जीवित बची जेबों की रक्षा करने का प्रयास करता रहा। अंततः हालांकि ये सब व्यर्थ था, वे बस बहुत देर से आए थे और अंततः अंतिम मानव उत्तरजीवी भी मर गए। रक्षा करने के लिए कोई नहीं बचा। जिनका अस्तित्व अपने उद्देश्य से वंचित प्रतीत हुआ, उस कार्य में विफल रहा जिसके लिए उसे बनाया गया था, या कम से कम उसके वैज्ञानिक मित्र कगुरा का यही मानना था, जिनका मौलिक रूप से भिन्न दृष्टिकोण था। उसके लिए आगे बढ़ने का अभी भी एक कारण था। भले ही वह वर्तमान आबादी को नहीं बचा सका, फिर भी वह आश्वस्त था कि उसकी शक्तियां भविष्य की पीढ़ियों को लाभ पहुंचा सकती हैं। नैनो मशीनों के पहले से ही कड़ी मेहनत करने के साथ पर्यावरण से भ्रष्टाचारियों के प्रभाव को समाप्त करना, वह आशावादी था कि पृथ्वी अंततः बहाल हो जाएगी और वह उस दिन का इंतजार करने को तैयार था। गुरु ने उसे एक हाइबरनेशन कैप्सूल के अंदर रख दिया जिसे उसे आने वाली सदियों तक जीवित रखने के लिए डिजाइन किया गया था। फिर भी जैसे जैसे दशक सदियों में बदलते गए, वे असाधारण रूप से उत्परिवर्तित जीव धीरे धीरे खराब होने लगे। नई प्रजातियों की पनपने का मार्ग प्रशस्त करना, विकास का ये चक्र 100 मिलियन वर्षों तक जारी रहा। अंततः हमें एक ऐसे दृश्य पर लाता है जहां 3 नवविकसित मानव सदृश प्राणी एक भयानक राक्षस से आगे
निकलने के लिए बेताबी से कोशिश कर रहे हैं। व्याकुल उत्तरजीवी एक प्राचीन खंडहर पर ठोकर खाते हैं और अंदर छिपने के लिए जल्दी से दुबक जाते हैं। अथक राक्षसी जानवर उनके पीछे पीछे सुविधा में घुस जाता है। एक कोने में पीठ करके भागने के लिए कोई जगह नहीं बची। तिकड़ी अनिवार्य रूप से प्राणी के लिए एक संतोषजनक रात्रिभोज बनने के लिए तैयार है। एक अंतिम हताश अनुरोध में समूह में लड़की चिल्लाई। एक अंतिम हताश अनुरोध में समूह में लड़की मदद के लिए चिल्लाती है। गांव के प्रमुख रक्षक की कामना करती है कि वह उन्हें बचाए। चमत्कारिक रूप से उसकी बातें सुनी जाती है। हमारे लड़के के जागरण को ट्रिगर करना, जो उनके पीछे कैप्सूल में 100 मिलियन वर्षों से सो रहा था। प्राचीन मानव एक ऊर्जा किरण छोड़ता है, मौके पर ही राक्षस को मार गिराता है। भ्रमित तिकड़ी को कोई पता नहीं है कि अभी क्या हुआ, और स्थिति तब और खराब हो जाती है जब एक नग्न आदमी कहीं से प्रकट होता है। यह नग्न व्यक्ति सबसे पहले अपने कपड़े ढूंढता है, जो उसके मित्र कगुरत द्वारा विकसित एक अविनाशी लॉक बॉक्स में बड़ी करीने से संरक्षित है। प्रयोगशाला की प्राचीन प्रणालियों को शुरू करने के बाद उसने पाया कि उसने मूल रूप से 100 मिलियन वर्ष भविष्य में तेजी से बिता दिए हैं। हालांकि युगों के बीतने ने अधिकांश डेटा को दूषित कर दिया है। यह एक पूर्ण चमत्कार है कि मशीनें बिल्कुल भी कार्यात्मक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि केगुरत द्वारा बनाया गया नैनो मशीन वायरस ने वही किया जो उसे करना था, भ्रष्टाचारियों का सफाया करना, जिससे सुविधा को संरक्षित करने में मदद मिली। उसे अपने पुराने दोस्त द्वारा छोड़ा गया एक संचार घन भी मिलता है। हालांकि इसकी सामग्री अभी के लिए एक रहस्य बनी हुई है। फिर वह मानव सदृश स्थानीय लोगों की ओर मुड़ता है, पूरी तरह से भूल जाता है कि उसका पुरुषत्व अभी लटक रहा है। यह महसूस करते हुए कि उसे दिख रहे बच्चे हैं, वह जल्दी से कपड़े पहन लेता है, उसी ताजा रूप को बहाल करता है जो उसने लाखों साल पहले पहना था। थोड़ी देर बाद वह तिकड़ी के साथ सुविधा से बाहर निकलता है, केवल क्षितिज के ऊपर चमकते तीव्र सूर्य से तुरंत अंधा हो जाना। सच कहूं तो वह इतना जीवंत दृश्य की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसके सामने का दृश्य शानदार से कम नहीं है। उस सर्वनाशकारी बंजर भूमि के विपरीत जिसे वह एक बार जानता था। बच्चे तुरंत अपनी बस्ती की ओर वापस जाने लगते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि उनके प्रमुख रक्षक उनका अनुसरण करें। पावर बॉय दूसरी ओर ये पता लगाने की कोशिश में बहुत व्यस्त है कि वह वास्तव में किस तरह की प्रजातियों के साथ काम कर रहा है। आखिरकार मानवता को तकनीकी रूप से अब तक जीवाश्म ईंधन बन जाना चाहिए था। विशिष्ट पशु लक्षणों वाले ये मानव सदृश लाखों वर्षों के विकास का परिणाम होना चाहिए, नैनो मशीनों के निरंतर हस्तक्षेप के साथ मिश्रित। इसके अलावा ये लोग बिल्कुल वही भाषा बोल रहे हैं जो युगों पहले मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, जो भारी रूप से दर्शाता है कि वे उसी जड़ से अलग हुए हैं। वह अपना परिचय जिन साधु के रूप में देता है, अनुरोध करता है कि वे केवल उसके पहले नाम का उपयोग करें। बदले में बकरियों वाली लड़की अपना परिचय हकमा फिल के रूप में देती है। पोअल जैसा दिखने वाला व्यक्ति डैन पो है और उसके बगल में बिल्ली लड़की शैंडी है। हकमा बाकी औपचारिकताओं को बाद के लिए बचाने का फैसला करती है और जिन को घसीटना शुरू कर देती है, समझाते हुए कि उसका गांव बस कोने के आसपास है। वह अपने नए पाए गए प्रमुख रक्षक को घर लाने के लिए अविश्वसनीय रूप से बेताब है ताकि वह वर्तमान आक्रमणकारियों को रोक सके। दुखद रूप से जब तक वे पहुंचते हैं, गांव पहले ही लुटा जा चुका था और तबाह हो चुका था। कई बस्तियां पूरी तरह से आग की लपटों में घिरी हुई थीं। शैंडी विनाशकारी स्थल पर पूरी तरह से अपना आपा खो देती है और शुद्ध दहशत में अपनी मां को खोजने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं, जिन अपनी भयानक स्थिति पर विचार करने के लिए एक क्षण लेता है, वह तुरंत नोटिस करता है कि शहर की किलेबंदी कितनी कमजोर है। सीमा की दीवारें और घर दोनों साधारण लकड़ी से बने हैं। यह विवरण अकेले ही इसे स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि यह नई सभ्यता तकनीकी रूप से उस मानव युग से बहुत पीछे है जिसे वह याद करता है। गांव में गहराई तक जाना, जिन एक महिला को एक विचित्र राक्षस से सक्रिय रूप से लड़ते हुए देखता है, ये स्पष्ट है कि वह मुश्किल से अपना बचाव कर रही है। उसे यह महसूस करने में देर नहीं लगती कि वह जिस प्राणी का सामना कर रही है वह लाखों वर्षों के भ्रष्टाचारियों जैसा दिखता है। छोटी हकमा स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की जादुई तकनीक जानती है जो उसे शारीरिक रूप से चमकाती है। अंततः उसका हस्तक्षेप अनावश्यक साबित होता है। जिन आगे बढ़ता है और एक ही विनाशकारी लात के साथ आसानी से राक्षस की सारी ताकत निकाल देता है। तेजी से आगे बढ़ते हुए
वह घायल बुजुर्ग महिला को अपनी बाहों में उठाता है और खतरे के क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। छोटी हकमा को अंतिम प्रहार करने के लिए एक स्पष्ट अवसर छोड़ना, अपने जादू का मार्गदर्शन करना। वह एक छोटी सी आग का गोला छोड़ती है जो एक बड़ा पंच पैक करता है। आधिकारिक तौर पर राक्षस को नीचे गिराना। मृत प्राणी का अवलोकन करते हुए जेन अपने सिद्धांत की पुष्टि करता है। वायुमंडलीय नैनो मशीनों ने वास्तव में इन राक्षसों की उनकी पौराणिक उपचार क्षमताओं को छीन लिया है। हालांकि वह यह नहीं समझ पा रहा है कि एक स्थानीय लड़की उन्हीं नैनो मशीनों का उपयोग करने में सक्षम कैसे थी। उसका शिक्षित अनुमान है कि ये लोग वायुमंडल से सीधे नैनो मशीन कणों को खींचते हैं और उन्हें आक्रामक मंत्रों में बदल देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वह करता है। मुख्य अड़चन ये है कि ऐतिहासिक रूप से केवल शुद्ध मनुष्य ही उस तकनीक में हेरफेर करने में सक्षम थे। वह सीधे अपनी जिज्ञासा उस महिला को व्यक्त करता है जिसे उसने अभी बचाया है। सोच रहा है कि क्या इस युग में हर कोई ऐसा जादू रखता है। वह पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि वह क्या कह रहा है, लेकिन वह स्पष्ट करती है कि केवल कुछ चुनिंदा लोग ही वास्तव में इस क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। उनकी संस्कृति में यह माना जाता है कि सर्वोच्च शक्तियों से संपन्न व्यक्ति ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस जादू का उपयोग करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। उनके विशिष्ट गांव में इस गौरव को धारण करने वाले 4 से अधिक लोग नहीं हैं, जिनको इसे एक साथ जोड़ने के लिए बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च शक्तियां नैनो मशीन हेरफेर की व्याख्या करने का उनका आदिम आकर्षक तरीका है। हकमा बुजुर्ग महिला के पास दौड़ती है जो उसकी दादी बन जाती है। बाकी ग्रामीणों के बारे में बेचैनी से पूछती है, केवल ये जानने के लिए कि वे पहले ही निकल चुके हैं। ये कथन तिकड़ी पर राहत की लहर बहा देता है। हालांकि दादी को इस बात की गहरी चिंता है कि बच्चे बाकी सबके साथ खाली करने के बजाय खतरनाक गांव में क्यों लौटते हैं। आखिरकार जिस जानवर से वे अभी लड़े थे की तुलना में केवल एक लावा है, विशाल वयस्क राक्षस जो वर्तमान में क्षेत्र को आतंकित कर रहा है। अचानक तर्क की एक आवाज तनाव को भेदती है, बूढ़ी औरत को आश्वस्त करते हुए कि उस विशाल आक्रमणकारी के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जिसका उसने उल्लेख किया था। यह नया दादी इन परिचित चेहरों को युद्ध क्षेत्र में वापस देखकर हैरान है और तुरंत आदमी से अन्य ग्रामीणों के बारे में पूछती है। नीले बालों वाला योद्धा पुष्टि करता है कि बाकी नागरिक सुरक्षित रूप से आश्रय तक पहुंच गए हैं। जैसा कि पता चला है, इस नीले बालों वाले व्यक्ति के साथ आने वाला बुजुर्ग व्यक्ति वास्तव में हकमा का पिता है। दोनों एक भावनात्मक पुनर्मिलन साझा करते हैं। स्वाभाविक रूप से वह जानना चाहता है कि वह कहां भागी थी। लड़की ईमानदारी से स्वीकार करती है कि वह सीधे सीलबंद दरवाजे पर गई थी। दादी के पूर्ण आघात के लिए बूढ़ी औरत गुस्से में है कि हकमा उस क्षेत्र में घूम गई जिसे प्रमुख ने त्याग दिया था। स्थानीय किंवदंती के अनुसार उस दरवाजे से परे का क्षेत्र सख्ती से गांव के प्रमुख रक्षक का है, क्योंकि छोटी हकमा राक्षसों के आक्रमण से पूरी तरह से खतरा महसूस करती थी। वह बताती है कि वह बस प्रमुख की मदद लेने गई थी और जैसा कि वह गर्व से बताती है, उनकी किंवदंतियों से शाब्दिक प्रमुख अब उसके बगल में खड़ा है। समझ में आता है कि दादी अत्यधिक संशय में है। इस यादृच्छिक युवा को अपने सर्वोच्च रक्षक के रूप में स्वीकार करने से पूरी तरह इनकार करना, इससे भी बदतर उसकी उपस्थिति के आधार पर वे मान लेते हैं कि हमारा लड़का, उसे ऐसी विशेष उपाधि प्रदान करने का विचार बिल्कुल हास्यास्पद बना देना। आगे बढ़ते हुए छोटी शैंडी अपने नीले बालों वाले भाई को समझाने की कोशिश करती है कि जिन असली है। जवाब में उसका अत्यधिक पूर्वाग्रही भाई उसके दावों को खारिज करने के लिए तेज है, विशेष रूप से जिनके सामान्य मानव कानून की ओर इशारा करता है। उनके समाज में कोई भी व्यक्ति जो विशिष्ट पशु लक्षण विरासत में नहीं लेता है, उसे निम्न प्राणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जहां तक यह आदमी बता सकता है, उसकी छोटी बहन सिर्फ एक बड़ी भोली गलतफहमी के तहत काम कर रही है। फिर भी छोटी लड़की अपनी जमीन पर खड़ी है, गर्व से प्रकट करती है कि इस आदमी ने उनका पीछा कर रहे आक्रमणकारी को आसानी से हरा दिया। प्रभावित नहीं, उसका भाई उपलब्धि को खारिज कर देता है, अहंकार पूर्वक दावा करता है कि वह उतनी ही आसानी से एक आक्रमणकारी को मार सकता है। हमारे नायक की ओर अपना ध्यान मोड़ते हुए, जो पहले से ही इस अनुचित बात से पूरी तरह थका हुआ लग रहा था, नीले बालों वाला योद्धा घुसपैठिए को धमकी देता है।
उसे तुरंत गांव छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास निम्न रक्त के प्राणी को समायोजित करने के लिए कोई जगह नहीं है। वह व्यक्ति जिनके ठीक सामने से चलता है फिर भी अपना मुंह चलाता है, वह इतना दर्दनाक रूप से आत्ममुग्ध है कि वह स्वेच्छा से विशाल आक्रमणकारी को अकेले मारने का आत्मघाती काम करता है। वैसे यह अहंकारी नीले बालों वाला सार्स नाम से जाता है। दादी सास द्वारा अभी अभी ये गए लापरवाह आवेगपूर्ण निर्णय से स्पष्ट रूप से व्याकुल हो जाती है। फिर वह अपना ध्यान वापस जिन की ओर मोड़ती है। भले ही वह अभी भी इस बात की परवाह नहीं कर सकती थी कि वह वास्तव में कौन है। वह स्वीकार करती है कि उसकी जान बचाने के लिए अपनी वास्तविक कृतज्ञता व्यक्त नहीं करना अविश्वसनीय रूप से असभ्य होगा। उसके धन्यवाद के बाद वह एक अंतिम एहसान मांगती है, बच्चों को आश्रय की सुरक्षा में वापस ले जाने में मदद करने के लिए, जबकि वह ये सुनिश्चित करने जाती है कि सार्स सिर्फ अहंकार के कारण अपनी जान न फेंके। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारा लड़का अनुपालन करने से साफ इनकार कर देता है। उन्होंने सीधे उसके गौरव पर सवाल उठाया और वह निश्चित रूप से वहां सिर्फ खड़ा नहीं रहेगा और उन्हें उस पर रौंदने देगा। उसने फैसला किया कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें एहसास हो कि वह कुछ बेकार दर्शक नहीं है और वह निश्चित रूप से निम्न प्रजाति नहीं है। दृश्य ठीक से पास की झील में बदल जाता है जो वर्तमान में विकृत को आश्रय दे रही है। विशाल राक्षस सार्स आखिरकार घटनास्थल पर पहुंच गया है और आदमी युद्ध मुद्रा में उतरने से पहले जरा भी नहीं हिचकिचाता। उसके भाले और शरीर पर ज़्यूस जैसी कड़कड़ाती गर्जना का आरोप लगाया गया। वह जानवर की ओर बिजली की तेज दौड़ लगाता है जवाबी हमला करने के प्रयास में शीशी प्राणी सचमुच अपनी ही संतान को प्रक्षेप्य हथियारों के रूप में उपयोग करती है। सौभाग्य से ये ढीले फिसलन वाली लावा सार्स के विद्युतीकृत भाले के लिए आसान लक्ष्य है। रास्ता साफ होने के साथ सार्स उद्घाटन का लाभ उठाता है, जमीन से ऊंची छलांग लगाकर खलनायक के चेहरे पर सीधे विनाशकारी प्रहार करना। राक्षस जोर से चीखता है और पूरी पीड़ा में है। बेशक हम सभी जानते हैं कि यह इतना आसान नहीं हो सकता था और हम सही होंगे। सार्स की पूरी निराशा के लिए राक्षस का गहरा घाव तुरंत ठीक होना शुरू हो जाता है। अचानक आए झटके ने नीले बालों वाले योद्धा को पंगु बना दिया। उसे एक घातक जवाबी हमले के लिए पूरी तरह से खुला छोड़ दिया, जिसे बचने के लिए उसके पास समय नहीं है। लेकिन बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक जिन अंतिम सेकंड में हस्तक्षेप करता है, बिना किसी बड़ी बात के विशाल प्रहार को आसानी से रोक देता है। सार्स एक बार का अटल अहंकारी मूर्ख अचानक एक बड़े वास्तविकता जांच से टकराता है और शोर अभी शुरू हुआ है। राक्षस पिछले बल के दोगुने बल के साथ एक और हमला शुरू करने के लिए वापस कूदता है। प्राणी को जुड़ने का अवसर भी नहीं देता, बस अपनी उंगलियों की एक आकस्मिक स्नैप के साथ जिन एक साफ छेद उड़ा देता है। अहंकारी बौना केवल स्तब्ध मौन में शानदार प्रदर्शन देख सकता है। इसके तुरंत बाद बाकी समूह पानी के किनारे की ओर दौड़ता हुआ आता है। उन्होंने पागल स्प्रिंट से अपनी सांस भी पूरी नहीं की है, इससे पहले कि उनके जबड़े फिर से फर्श पर गिरे। हमारे लड़के को एक हाथ से विशाल राक्षस को रोकते हुए देखना। जैसे जैसे राक्षस भारी बल लगाने की कोशिश करता रहता है, जिन वास्तव में आदान प्रदान से उगने लगता है। जल्द से जल्द चीजों को खत्म करने का फैसला करते हुए वह सार्स को कमर से पकड़ लेता है और रास्ते से बाहर कूद जाता है। जब तक कैमरा बाहर निकलता है, हमने देखा कि विशाल राक्षस पूरी तरह से जिन्स की ऊर्जा से छन्नी हो गया था। सार्स उग्र रूप से तर्क देता है कि बड़े फ्लैशी हमले बेकार हैं अगर राक्षस अंतहीन रूप से पुनः उत्पन्न हो सकता है। शुक्र है जिन ने पहले ही उस सटीक चर को ध्यान में रख लिया है। ये ठीक वही जगह है जहां नैनो मशीनें काम आती हैं। सक्रिय रूप से राक्षस के सेलुलर पुनर्जनन को बेअसर करती है। सार्स द्वारा पहले किया गया नुकसान वास्तव में काफी था, लेकिन कट प्राणी के उपचार कारक को अधिभारित करने के लिए बहुत उथला था। अब तक सार्स व्यावहारिक रूप से केवल इस संभावना को संसाधित करने में एक मानसिक टूटने का अनुभव कर रहा है कि ये हीन आदमी हो सकता है। विनोदी रूप से जिन जल्दी से किसी भी सर्वोच्च जड़ों से इनकार करता है जो उसे इतने भव्य शीर्षक के लिए योग्य बनाता है। वह एक तथ्य के लिए क्या जानता है कि उसके निरंतर अस्तित्व का पूरा कारण भविष्य के लोगों की रक्षा करना
और उसके सामने खड़े राक्षसों का वध करना था। क्रोधित होकर जानवर गुर्राता है और बेतहाशा अपनी विशाल पूंछ घुमाता है। हताशा में फुर्तीले नायक को कुचलने की कोशिश करता है, जो पानी की तरह उसके बचाव से फिसलता रहता है। जल्दी से एक विजयी रणनीति तैयार की। जीन घने पीले बर्फ के क्रिस्टल में फंसाकर प्राणी को पूरी तरह से स्थिर करने के लिए आगे बढ़ता है, जैसा कि वह एक महत्वपूर्ण हित गारंटी देता है। जानवर को चकनाचूर करने के लिए वह आखिरकार एक उचित परिचय देता है। वह खुद को मानवता की अपनी दुखद मूर्खता से सीधे पैदा हुए राक्षस के रूप में घोषित करता है। वह एक अवशेष है जो 100 मिलियन वर्षों की नींद से बच गया है। इस भयानक संकट से पृथ्वी को साफ करने के लिए नामित हथियार सार्स वास्तव में ये समझने की स्थिति में नहीं है कि यह आदमी क्या बड़बड़ा रहा है, लेकिन अब वह केवल इस बात की परवाह करता है कि क्या जिन वास्तव में अपने विशाल दावों पर खरा उतर सकता है। बेशक जिन कर सकता है। आखिरकार वह अनगिनत क्रूर का शाब्दिक चरमोत्कर्ष है। वह अनगिनत क्रूर दुखद प्रयोगों का शाब्दिक चरमोत्कर्ष है। एक हथियार जो कल्पना से परे तैयार किया गया है, मानव जाति के खून से लथपथ इतिहास से पैदा हुआ। वह इस दुनिया में शेष पहला, आखिरी और एकमात्र सच्चा इंसान है। उसके परिचय के पूरी तरह से पूरा होने के साथ जिन एक ऊर्जा हमला करता है, इतना चकाचौंध करने वाला कि यह तुरंत राक्षस को जला देता है। बीम इतना अथाह रूप से शक्तिशाली है कि यह सीधे पृथ्वी के वायुमंडल से गोली मारता है और अंतरिक्ष के निर्वात को भेदता है। खलनायक के कभी भी वापस बढ़ने की शून्य संभावना की गारंटी। राक्षस के निश्चित रूप से मरने और धूल चटाने के साथ सार्स पूरी तरह से बोलने की इच्छा खो देता है। अभी अभी अपना फुलाया हुआ अहंकार था अच्छी तरह से उसके चेहरे पर वापस धकेल दिया गया। इस बीच समूह द्वारा अनदेखा ऐसा लगता है कि झाड़ियों से कोई हमारे लड़के पर बहुत करीब से नजर रख रहा है। ये रहस्यमय महिला मूल रूप से केवल झील पर रिपोर्ट किए गए नए प्रकार के आक्रमणकारी की निगरानी के लिए भेजी गई थी। उसे निश्चित रूप से एहसास नहीं था कि वह कार्रवाई में एक पूरी तरह से अलग तरह के राक्षस को देखने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होगी। जहां तक उसका सवाल है, रॉयल कैपिटल में विशेष नाइट्स के कुलीन शीर्ष अधिकारी भी अकेले इतने बड़े खतरे का सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर भी इस अज्ञात युवा बंदूक ने इसे केक का एक पूर्ण टुकड़ा की तरह बना दिया कि वह सचमुच अपने उत्साह को रोक नहीं सकती। जो कुछ उसने अभी देखा था उसे अपने गिल्ड में वापस भेजने के लिए। उस दिन बाद में जीन अंततः लाखों साल पुराने होलोग्राफिक संदेश को सुनता है जो उसका दोस्त कागुरा उसके लिए छोड़ गया था। उसका डिजिटल दोस्त यह स्वीकार करके शुरू करता है कि जब तक जिन वास्तव में ये देखता है तब तक लाखों साल बीत चुके होंगे। इस बड़े पैमाने पर समय कूद के कारण कागुरा बेताबी से सोचता है कि पृथ्वी का भविष्य कैसा दिखता है और क्या ग्रह का वातावरण वास्तव में ठीक हो गया है। शुरू से ही वह बुरी खबर देता है। बुराई भ्रष्टाचारी कभी भी वास्तव में विलुप्त नहीं होंगे, भले ही दुनिया खुद बड़े पैमाने पर ठीक हो जाए। और ईमानदारी से ये तथ्य पहले से ही काफी स्पष्ट है, क्योंकि जिन ने अभी अभी एक से लड़ना समाप्त किया है। गुरु बताता है कि जब जिन गहरे हाइबरनेशन में था, वह समय समय पर खुद ठंडी नींद में चला जाता था, बस दुनिया भर में हो रही क्रमिक परिवर्तनों का निरीक्षण करने के लिए। पर्यावरणीय बहाली के लिए धन्यवाद। भ्रष्टाचारियों की कुल संख्या लगातार घट रही थी। दुर्भाग्य से जैसे जैसे पारिस्थितिकी तंत्र बदलता गया, भ्रष्टाचारी इसके साथ ही विकसित होने लगे। ये अनुकूलन एक स्पष्ट संकेत था कि दुनिया कभी भी खुद को इस खतरे से पूरी तरह से छुटकारा नहीं दिला पाएगी। इसका मुकाबला करने के लिए कागुरा बताता है कि उसने जानबूझकर नई उभरती जीवन रूपों को आनुवंशिक रूप से संपादित किया, उन्हें भ्रष्टाचारियों का विरोध करने की क्षमता दी, न कि केवल उनके शिकार बनने की। उसके ऊपर कागुरा बताता है कि उसने एक बड़े पैमाने पर छोड़ दिया पावर अप, विशेष रूप से हमारे लड़के के लिए। हाँ, चमकदार हरे तरल से भरी वह अशुभ सिरिंज ठीक वही है जो जिनको सीधे अपनी नसों में इंजेक्ट करने की आवश्यकता है। ऐसा करने पर जिन्स शरीर तुरंत रहस्यमय ऊर्जा से चटकने और विकीर्ण होने लगता है। उसने अभी जो सीरम लिया है वह उसे नैनो मशीनों के साथ 100% संगतता प्रदान करता है। एक बार एकीकरण पूरी तरह से पूरा हो जाने के बाद जिन उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। नैनो मशीन आकार परिवर्तन के माध्यम से भौतिक वस्तुएं। सबसे अच्छी बात, यह अपग्रेड सिर्फ हिमशैलता से रहा है। उसका पुराना दोस्त बताता है कि उसने दुनिया भर में इसी तरह के पावर अप छिपाए हैं। उसने जानबूझकर उन सभी
को एक जगह संग्रहित नहीं किया। बस मामले में भ्रष्टाचारी एक सुविधा को नष्ट करने और एक बार में सब कुछ मिटा देने का प्रबंधन करते हैं। साथ ही यह मेहतर शिकार सुनिश्चित करता है कि जिनको पूरी दुनिया में यात्रा करनी होगी और गवाह और कगुर स्वीकार करता है कि उसे नहीं पता कि इस दूर के युग में भ्रष्टाचारी किस तरह का खतरा पैदा करेंगे, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त है कि भविष्य उस निराशाजनक सर्वनाशकारी वास्तविकता से कहीं अधिक उज्जवल है जिसे उन्होंने युगों पहले छोड़ दिया था। जैसे जैसे संदेश आगे बढ़ता है, होलोग्राफिक प्रक्षेपण दिखाता है कि गरीब वैज्ञानिक समय के साथ कितना बुरा हो गया। यह एक कड़वा मीठा क्षण है क्योंकि कगुरा गहरी उदासी व्यक्त करता है, ये जानते हुए कि वह अपने लिए इस सुंदर बहाल दुनिया को कभी नहीं देख पाएगा। आधिकारिक तौर पर मशाल पारित करने और भविष्य की जिम्मेदारियों को जिनको सौंपने के बाद संदेश अंततः समाप्त होता है। ठीक समय पर हकमा और बाकी गिरोह पहुंचते हैं, सक्रिय रूप से अपने तथाकथित प्रमुख रक्षक की खोज करते हैं। वह और कोआ आदमी डैन पो उसे वापस गांव में घसीटने आए हैं क्योंकि पूरी बस्ती उत्सुकता से उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वे वापस जाते हैं, जिन्स की तेज नजर हाकिमा के गले में लटकी एक परिचित शोध सुविधा पहुंच कुंजी की झलक पकड़ती है। उत्सुक होकर वह लटकन के बारे में पूछता है, सोच रहा है कि वास्तव में उस पर उसका हाथ कैसे पड़ा। हकमा बताती है कि बहुत पहले एक अविश्वसनीय व्यक्ति ने उसके पूर्वजों से कहा था कि वह इसे पीढ़ियों से एक सुरक्षा के रूप में पारित करे। ये सुनकर जिन गहराई से प्रभावित होता है, वह रोमांचित है कि उसका दोस्त उसके लिए सब कुछ स्थापित करने के लिए इतनी अविश्वसनीय लंबाई में चला गया, जिससे वह कगुरा का गहरा ऋणी महसूस कर रहा था। गांव के केंद्र में वापस एक पूर्ण पार्टी पहले से ही चल रही है, जबकि हर कोई अपने चेहरे भरने और शराब पीने में व्यस्त है। बच्चे अंत में अपने रक्षक को वापस सुर्खियों में लाते हैं। हालांकि मूड थोड़ा बदल जाता है क्योंकि वयस्क ग्रामीण तुरंत निम्न प्रजाति के प्राणी को देखकर गपशप करना शुरू कर देते हैं। उनके संकीर्ण दिमाग के लिए जैविक रूप से साधारण प्राणी के लिए प्रमुख रक्षक की पौराणिक उपाधि धारण करना समझ में नहीं आता है। जैसे ही वे जोर से हमारे लड़कों की क्षमता पर संदेह कर रहे हैं, सार्स अचानक उठता है और समूह पर पूरी तरह से चला जाता है। अपने उद्धारकर्ता पर उंगली उठाने के लिए वह कुछ अच्छी तरह से योग्य घूंसे बांटने के लिए भी जाता है। आखिरकार ये पाखंडी वही कायत हैं जिन्होंने खतरे के अपना बदसूरत सिर उठाते ही वहां से भागना सीख लिया था। इस जंगली आगे पीछे को देखते हुए हसीमा और डैनपो सार्स से निकलने वाली पाखंड की गंध महसूस कर सकते हैं। आखिरकार वह सचमुच पहला व्यक्ति था जिसने कुछ घंटे पहले जिनकी ताकत का मजाक उड़ाया और जोरदार संदेह किया। आखिरकार वह सचमुच पहला व्यक्ति था जिसने कुछ घंटे पहले जिनकी ताकत का मजाक उड़ाया और जोरदार संदेह किया। गांव की दादी संबोधित करने के लिए आगे बढ़ती है। जिन व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक ऋणी महसूस करते हुए वह पूरी बस्ती की ओर से अपना परम आभार व्यक्त करने का प्रयास करती है। वास्तविकता यह है, यदि यह उसके समय पर हस्तक्षेप के लिए नहीं होता तो उनमें से कोई भी अब वहां खड़ा नहीं होता। गांव राख में बदल गया होता। रूप के अनुरूप मेरा आदमी लापरवाही से चापलूसी को टाल देता है, जोर देकर कहता है कि यह उसके काम का सिर्फ एक हिस्सा था। फिर भी वह जानता है कि ये लोग उसे बिना कुछ दिए नहीं जाने देंगे। भौतिक धन मांगने के बजाय वह कहीं अधिक मूल्यवान चीज मांगता है, जो कि जानकारी है। जिन दुनिया की वर्तमान स्थिति पर एक विस्तृत विवरण चाहता है। दुर्भाग्य से अलग थलग ग्रामीणों का एक समूह इस कठिन भू राजनीतिक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बिल्कुल सुसज्जित नहीं है। वह जो जवाब चाहता है उसे पाने के लिए वे उसे रॉयल कैपिटल जाने की जोरदार सलाह देते हैं, जहां कर्मोसिया का राजा रहता है। चूंकि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग राजधानी में इकट्ठा होते हैं, यह वैश्विक मामलों और महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए एक बड़ा केंद्र है। उन्होंने उल्लेख किया कि उनके अपने कदमा गांव के व्यापारी अक्सर लकड़ी के रेशम की धागे से तैयार विशेष सामान बेचने के लिए वहां यात्रा करते हैं, जबकि राजधानी की सड़क कुख्यात रूप से लंबी और खतरनाक है। दादी का मानना है कि जिन पूरी तरह से ठीक होगा क्योंकि वह स्पष्ट रूप से आपका औसत जो नहीं है। वह हकमा को उसका आधिकारिक गाइड होने का कार्य भी देती है, जिनको सुझाव देती है कि वह उसे अपने साथ ले जाए क्योंकि वह वैसे भी रॉयल कैपिटल जाने की योजना बना रही थी, क्योंकि हकमा उन दुर्लभ लोगों में से एक है जो सर्वोच्च शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं।
वह जादू उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए समर्पित प्रतिष्ठित अकादमी में दाखिला लेना चाहती है। जिन वास्तव में ये जानकर हैरान है कि इस युग में अभी भी औपचारिक शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं। अचानक ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे लड़के ने अपने लिए एक बहुत जोरदार, बहुत वफादार प्रशंसक अर्जित किया है। सार्स उत्साहपूर्वक यात्रा पर प्रमुख रक्षक के व्यक्तिगत अंगरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए स्वयंसेवकों, बुरी औरत जल्दी से उसे नीचे गोली मारती है। सार्स को याद दिलाती है कि उसके पास राजधानी जाने का शून्य कारण है। हालांकि सार्स जोर से दावा करता है कि उसके पास बिल्कुल एक कारण है। वह प्रतिष्ठित विशेष नाइट ऑर्डर में शामिल होने की योजना बना रहा है। दादी हालांकि जानती हैं कि यह पूरी तरह से इच्छाधारी सोच है। वह बेरहमी से बताती है कि सार्स बुनियादी अकादमी में भी प्रवेश पाने का प्रबंधन नहीं कर सका, इसलिए कुलीन नाइट में शामिल होना ये जिन को चौंका देता है। सर्वोच्च शक्ति के धारक सार्स पर विचार करते हुए जिन ने मान लिया कि वह आदमी प्रवेश प्रक्रिया को सहजता से पार कर लेगा। हकमा उसे पकड़ के बारे में बताती है। एक अनिवार्य लिखित परीक्षा है जिसे विशेष रूप से बेवकूफों को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है, और सार्स दुखद रूप से अपने स्वयं की मूर्खता का शिकार था। बनता एक तरफ जिन खुद को इस कुलीन वर्ग के बारे में तेजी से उत्सुक पाता है जिसे विशेष नाइट्स के रूप में जाना जाता है, जिसका जिक्र करते हुए दृश्य गांव से दूर एक भारी बख्तरबंद नाइट में बदल जाता है। वह ये जानकर स्पष्ट रूप से स्तब्ध है कि कोडमा गांव क्षेत्र में आतंक फैलाने वाले विशाल आक्रमणकारी को पहले ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इस विशाल बम को देने वाली वही जासूस लड़की है जो झाड़ियों से पूरी झील की लड़ाई देख रही थी। नाइट की मांग है कि वह तथ्यों की एक बार फिर पुष्टि करे, और लड़की बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कहानी की दृढ़ता से पुष्टि करती है। विशेष नाइट पूर्ण अविश्वास में है। आज तक वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनके कुलीन आदेश के बाहर कोई भी उस कैरिबर के एक राक्षस को अकेले करने की कच्ची क्षमता रखता हो। उनके डीब्रीफ के बीच में एक भ्रष्टाचारी अचानक जासूस पर हमला करने की कोशिश करता है, उसकी खुली पीठ पर कूदता है। नाइट चकाचौंध गति से प्रतिक्रिया करता है, अपनी तलवार खींचकर, और राक्षस को साफ साफ दो भागों में काट देता है। राज्य की सुरक्षा में पीछे हटने के बजाय नाइट एक साहसिक निर्णय लेता है। वह आधिकारिक तौर पर बहुत उत्सुक है, व्यक्तिगत रूप से उस रहस्यमय व्यक्ति को ट्रैक करने और उससे मिलने के लिए उत्सुक है जिसने इतने विशाल जानवर का आसानी से वध कर दिया। जिन एक सुंदर सुबह उठता है, हवा के स्वाद का आनंद ले रहा है। अभी भी यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह इस तरह के दृश्य का आनंद ले सकता है। उसका एक हिस्सा पछताता है कि उसका प्रिय मित्र कगुरर इसे उसके साथ नहीं देख सकता। बच्चों में से एक उसके कपड़े लाता है, प्रमुख रक्षक से उन्हें लगाने का आग्रह करता है। अगले दृश्य में हमारा लड़का गांव की तरफ बाहर है। हकमा की दादी उसे एक गाइड के रूप में अपने कर्तव्य को ठीक से पूरा करने के लिए कह रही है, जबकि सार्स ये सब कर रहा है कि वह जिन को एक यात्रा गाइड के रूप में नेतृत्व करने वाला नहीं हो सकता है। जिन उस आदमी में विशेष रुचि लेता है और यहाँ तक कि सार्स के आंदोलन की प्रशंसा करता है। उसे आश्वासन देता है कि वो रॉयल कैपिटल में उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा होगा। ये टिप्पणी सार्स को एक प्रशंसक लड़की में बदल देती है। प्रमुख रक्षक को शुभकामनाएं देता है और आशा करता है कि वह हकमा का ख्याल रखता है। हकमा को खुद सुरक्षित रहने के लिए कहा जाता है और उसके साथ यात्रा बौना और लंबा आदमी एक साथ चलते हैं। सभी प्रकार के पार शानदार और सुंदर दृश्य हकमा उसे दिखाता है। अंत में शिविर स्थापित करने तक जिन पूछता है कि राजधानी कितनी दूर है। जाहिर है ये 4 और दिनों की पैदल दूरी है, इसलिए यह उतना दूर नहीं है जितना उसने उम्मीद की थी, लेकिन वह वास्तव में उसके पक्ष के बारे में उत्सुक है और वह दुनिया की खोज क्यों कर रहा है। साझा करने से इनकार करते हुए वह उसे बताता है कि यह एक रहस्य है। गहरे में बोजो यहाँ जानता है कि कगुरर के भीले विवरण के आधार पर भ्रष्टाचारी अभी भी जीवित है, और वह यहाँ तक कि इस युग में कुछ का सामना करना पड़ा। उनके प्रजनन की सामान्य दर केवल नष्ट और प्रदूषित वातावरण में होती है, इस स्थान के बिल्कुल विपरीत, जिसका अर्थ है कि कोई चीज या कोई व्यक्ति पर्दे के पीछे बदलाव पैदा कर रहा है जिसकी जांच करने की आवश्यकता है। हकमा उसे विचार में खोए हुए इतना गंभीर चेहरा बनाते हुए देखने से डरता है, इसलिए वह उससे विचार करने के लिए माफी मांगता है। जिन एक बात समझता है, ये युग पूरी तरह से भ्रष्टाचारी प्राणी का प्रभुत्व नहीं है। उत्तरजीविता के
संकेत स्पष्ट और आसपास हैं। उसका पहला मुख्य लक्ष्य इस युग के लोगों की जांच करना है, फिर भ्रष्टाचारियों से निपटना है। राक्षसों पर शोध करना इतना कठिन नहीं है क्योंकि वह कर सकता है। घोड़े की सरपट की आवाज दोनों का ध्यान आकर्षित करता है। एक विशेष नाइट अपनी टीम के साथ पहुंचा है, हमारे जोड़ी के साथ एक पल बिताने का आग्रह करता है। यह आदमी आपके औसत राजकुमार आकर्षक जैसा दिखता है, सिवाय इसके कि जिन परवाह नहीं करता और वैसे भी उसकी पहचान के बारे में पूछता है। विशेष नाइट ऑर्डर से आते हुए 7वीं डिवीजन के कप्तान ने खुद को ऑगस्ट अल्टर के रूप में घोषित किया। एक विशेष रात की अवधारणा अभी भी हमारे लड़के के लिए नई है, जो सोचता है कि क्या ये वे दिलचस्प जीव हैं जिनका उल्लेख ग्रामीणों ने किया था। ऑगस्ट की टीम के बीच एक दुष्ट नाइट को गुस्सा आ जाता है और अपने नेता के प्रति पूर्ण अज्ञानता दिखाने के लिए आम आदमी पर गरजता है और खड़े होने से इनकार करता है। वह अपने कप्तान को ये भी बताती है कि ये दोनों अपराधी होने चाहिए। केवल ऑगस्ट उसे टोन डाउन करने के लिए कहता है। हमारा लड़का बस करीना के पहले के शब्दों के बारे में उत्सुक है, लेकिन विशेष नाइट इसे दूर कर देता है जैसे वह सिर्फ असभ्य थी। ऑगस्ट फिर विषय बदलता है और उस आदमी की पहचान के बारे में पूछता है जहां से वह आया था या जहां वह गया था। हकमा साझा करती है कि वे रॉयल कैपिटल के लिए निर्धारित मार्ग के साथ कदामा गांव से संबंधित हैं। करीना इसका उपयोग पुष्टि के रूप में फिर से करती है, अपने ऊंचे घोड़े पर अभिनय करते हुए जैसे वह दोनों पर निम्न प्रजाति होने का आरोप लगाती है। वास्तव में वह इस पूरे दिखावटी खुलासे पर जाती है जैसे कि वह कदामा गांव से हीन प्राणियों को प्रकट करने के लिए 3000 IQ है। जीन वास्तव में इस दुनिया की प्रगति से आकर्षित है जब वह सुनता है कि जन्म रिकॉर्ड है, लेकिन ऑगस्ट फिर से हस्तक्षेप करता है और करीना को लापरवाह धारणा बनाने से रोकता है। वास्तव में वह बता सकता है कि छोटी लड़की हकमा वास्तव में विशेष कोडमा कपड़े पहन रही है, जो राजधानी में भी उच्च गुणवत्ता के साथ पूजनीय है। गांव के बच्चे ऐसे शाही कपड़े नहीं पहनते हैं, इसलिए ये पुष्टि करते हुए कि वे वास्तव में गांव से हैं। एक बार फिर करीना के डंबस को गलत साबित करते हैं, हालांकि वह लड़की के बारे में निश्चित है। ऑगस्ट अपना ब्लेड निकालता है और इसे अपने सामने खड़े आदमी की ओर इशारा करता है, उसे बाकी लोगों से अलग घोषित करता है। पहले तो उसने इस आदमी के कपड़े कभी नहीं देखे, जिससे ये सवाल उठता है कि वह कहाँ का है। विशेष नाइट साझा करता है कि कई डाकुओं ने कदामा गांव और राजधानी के बीच सड़क को त्रस्त कर दिया है। ये संभव है कि यह आदमी उन डाकुओं में से एक है जो बच्चों की तस्करी करने की कोशिश कर रहा है और हकमा भी नुकसान नहीं पहुंचाते हुए अभिनय करते हुए इस अधिनियम में है। छोटी लड़की इनकार के साथ अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वे एक शब्द भी नहीं मानते हैं। बिना सोचे समझे हाकम माई हमले का आरोप लगाता है, केवल हर दिशा से उसे पिन करने वाली कई जादुई तलवारों से घिर जाने के लिए। वह सर्वोच्च शक्ति होने के लिए विशेष नाइट की प्रशंसा अर्जित करती है, जबकि हमारा लड़का एक विशेष नाइट की शक्ति से काफी प्रभावित है। ऑगस्ट की क्षमताएं मजबूत हैं, जिन वह तुरंत देख सकता है, और अब जब वह सच्चे अधिकार की स्थिति में है, विशेष नाइट मान करता है कि आदमी कहां से आया है। इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए। वह जानकारी हमारे लड़के को जीने देने या न देने के बीच निर्णायक कारक होगी, लेकिन बस ये सुनकर जिन हत्या की नजर से उसे घूरता है। तनाव मजबूत है, लेकिन अंत में भाई ने अपनी भावनाओं का पीछा नहीं करने का फैसला किया और बस हौंसते हुए कहा कि वह कदामा गांव से आया है। करीना उसे झूठा कहने के लिए उछलती है, लेकिन ऑगस्ट वास्तव में इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करता है और अपना हथियार नीचे रखता है। यह एक चौंकाने वाला बदलाव है, खासकर जब वह आदमी मौत की धमकी देने से कुछ क्षण दूर था। विशेष नाइट सहमति देता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, जबकि हसीमा आधिकारिक तौर पर जिन को प्रमुख रक्षक घोषित करती है। एक प्रमुख रक्षक की अवधारणा विशेष नाइट को आकर्षित करती है, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं लेता है और जाने के लिए मुड़ता है। वह अपने घोड़े पर वापस चला जाता है, अपनी अशिष्टता के लिए माफी मांगता है। ऑगस्ट अपनी नौकरी के हिस्से के रूप में ये सब कर रहा था। कप्तान समझता है कि वे भविष्य में रॉयल कैपिटल में एक दूसरे से मिलेंगे। वास्तव में यहाँ तक कि वह उन्हें एक मौका भी देता है कि अगर वे किसी मुसीबत में भागते हैं तो वे उसे खोजने आए। ऐसा कहते हुए वह अपनी छुट्टी लेने की जल्दी करता है, करीना को शर्मिंदा करता है जो किसी कारण से कुछ गंभीर चाहती थी। यहाँ तक कि जिन भी नाटक के लिए इस खलनायक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से भ्रमित दिखता है। अगले दृश्य में हम टीम को अपने अगले गंतव्य के मार्ग में देखते हैं। करीना बिना किसी कारण के खुद को मजबूर कर रही है, इस बात पर प्रकाश डालती है कि जिन संदिग्ध है
और उन्हें उस निम्न प्रजाति को भागने नहीं देना चाहिए था। शब्दहीन प्रजाति उसके गले में लटकी हुई है। ऑगस्ट लड़की को यह नहीं जानने के लिए ताना मारता है कि उनमें से कौन वास्तव में निम्न प्रजाति है। अपने विचारों की पुष्टि करते हुए रिया भी सहमत है। करीना के आघात के लिए बहुत कुछ। वास्तव में वह इस बात पर जोर देती है कि कितना बड़ा अंतर था उनके और उस आदमी के बीच जिसका वे उस समय सामना कर रहे थे। ऑगस्ट ने वास्तव में एक उदाहरण में 3 बार चाल चलने का प्रयास किया, लेकिन उसका संकल्प उसे वह भी अनुमति नहीं दे सका। वह महसूस कर सकता था कि जिन जिसके पास उसका था, वह महसूस कर सकता था कि जिम जिसकी जेब में हाथ था तुरंत कार्य करने वाला था और चाल चलने से पहले ही उसका मुकाबला कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन हमारे नायक का काम अच्छा है। वैसे ऑगस्ट ने सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करने की भी कोशिश की और जिन के सामने शक्ति सक्रिय भी नहीं हुई। भयानक करीना, वही चाल जो उसने हकमा के खिलाफ की थी और आसानी से उसे घेर लिया था, उस पर भी काम नहीं कर सका। रिया ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की, केवल बहुत कम होने के लिए, जिसका अर्थ है कि उनकी ताकत और जिन जैसे राक्षस के बीच अंतर का एक अलग स्तर है। इस तरह की उपलब्धि ऑगस्ट के दृष्टिकोण में भी केवल नाइट ऑर्डर के बीच सर्वोच्च कमांडर द्वारा सबसे अच्छा किया जा सकता है। रिया और करीना स्काफ मूर्ख लड़की को नहीं पता था कि उस समय वे कितने बाहर थे। प्रिंस चार्मिंग इस बात पर जोर देते हैं कि वे अभी एक राक्षस से मिले हैं, एक विसंगति जो बाकी लोगों से अलग है। और यह ठीक है अगर करीना ने गलती की क्योंकि वह अपनी इकाई में नई है। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसने कदामा गांव के आक्रमणकारी को मार डाला, ऑगस्ट को संदेह है कि यह वही आदमी है। करीना सोचती है कि स्थिति खतरनाक है, लेकिन उसका कप्तान बुद्धिमान है और मानता है कि व्यक्ति के बारे में शून्य जानकारी के साथ किसी पर हमला करना खतरनाक है। और ऑगस्ट के विचारों में वह कदामा गांव के इस प्रमुख रक्षक चरित्र से अलग रह गया है। अगर केवल वह आदमी उनका सहयोगी बन सकता है तो ये कई मुद्दों को हल कर सकता है जिनसे उनका देश पीड़ित है। अगले दृश्य में हमारा लड़का फिर से हकमा के साथ सड़क पर है, ये बताते हुए कि उन्होंने दूसरे दिन किसी दिलचस्प से मुलाकात की। वह सोचता है कि क्या सभी विशेष शूरवीर उतने ही मजबूत हैं जितने वे मिले थे, लेकिन हकम क्लैरिफाइज करता है कि ऑगस्ट असाधारण था। यहाँ तक कि नाइट ऑर्डर के बीच केवल सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को ही विशेष नाइट के रूप में सराहा जाता है जो उनके नेता बनते हैं। ऑगस्ट अपने लीग में शीर्ष पर है, यहाँ तक कि वह इशारा करती है कि दूसरे दिन उसकी आत्मा कला सक्रियन कितनी तेज थी, एक शब्द जो हमारे लड़के से अपरिचित है। जाहिर है वर्तमान युग में आत्माओं की शक्तियों को उधार लेना सर्वोच्च शक्ति कहलाता है, और ऐसी शक्ति की खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें मूल रूप से आत्मा विधि या आत्मा कलाएं हैं। दूसरे शब्दों में कगुरा और जिनकी नैनो मशीनों को मूल रूप से आत्माओं की तरह माना जा रहा है जो उनकी समझ से परे है। वह जानता है कि उन्हें वर्तमान युग के लिए कुछ वास्तव में गड़बड़ कल्पना की तरह दिखना चाहिए, लेकिन वह मदद नहीं कर सकता और कम प्राणियों के बारे में करीना की उग्र भावनाओं को याद नहीं कर सकता जिन ने इस शब्द में अपनी रुचि जगाई, और सीखता है कि वर्तमान युग में कई अलग अलग जातियों के लोग हैं, कीड़े और मछली से मिलते जुलते भी हैं, और उसकी दादी के शब्दों के आधार पर एक निश्चित जाति अकेले पानी या विशिष्ट क्षेत्रों में भी रह सकती है। ये समय बीतने के साथ बदल गया क्योंकि जीव पर्यावरण के अनुकूल विकसित हुए। ये रेखा जिनके लिए आकर्षक है, जो तुरंत दर्शाता है कि इसका मतलब है कि मानवता के कुछ बचे लोग 100 मिलियन वर्ष बाद एक विकास चक्र शुरू करने का कारण रहे होंगे। वह इस भव्य धारणा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता। इसके बजाय जिनका मानना है कि जो लोग नहीं बदले और पर्यावरण के अनुकूल नहीं हुए, वे मूल रूप से एक पशुधन बन गए, जिसे उन्होंने निम्न प्रजाति कहा। चूंकि वे अनुकूलन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें नीचे फीडर और कमजोर के रूप में देखा जाता है। भले ही उनका समाज उनके साथ बहुतों की तरह व्यवहार करता है, उन्हें गुलामों के रूप में बेचता है। इस युग में मौजूद गुलामी की अवधारणा हमारे लड़के को परेशान करती है, लेकिन हका को अपनी राय में दृढ़ रहना चाहिए। वह चमकते हुए दावा करती है कि उनके और हीन प्राणियों के बीच शायद ही कोई अंतर है। वह नहीं समझती कि लोग इलाज क्यों करते हैं, और उसे ऐसे बात करते हुए सुनकर जिन छोटी लड़की के चरित्र से प्रभावित होता है। जब वे बात कर रही होते हैं तो कोई उनके सामने आ जाता है, बदहाल और पिता हुआ दिख रहा है। ये बच्चा सड़क पर गिर जाता है
उनकी मदद की भीख मांगता है क्योंकि हुक्म उसकी तरफ दौड़ता है। जिन बच्चे को करीब से देखता है, ये महसूस करते हुए कि इस वर्ष के आधार पर इसके पास कोई पशु विशेषता नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह किसी प्रकार का मानव है। बच्चा गर्दन से पैर तक चोट के निशान से ढका हुआ है। ये चोटी एक आकस्मिक घटना के लिए सामान्य नहीं है। हाका माट्रीजा लड़की को ऊपर उठाने के लिए सबसे अच्छा है, जबकि जिन व्यक्ति को ठीक करने में मदद करने के लिए अपनी शक्तियों को सक्रिय करता है। आभारी होने के बजाय बच्चा तुरंत अधिनियम छोड़ देता है और उसकी गर्दन के खिलाफ एक ब्लेड निकालता है। यदि वह अपने खड़े स्थान से 1 इंच भी हिलता है तो उसे मारने की धमकी देता है। ये स्थिति हमारे लड़के की कल्पना से कहीं अलग निकली। अब वह निश्चित रूप से जानता है कि उसे शुरू से ही स्थापित किया गया है। वह पास के लोगों की जांच के लिए अपने पर्यावरण को भी स्कैन करता है। एक आदमी पतली हवा से बाहर वास्तविकता में बदल जाता है। अपने निर्देशों का पालन करके काम के लिए पोयर की प्रशंसा करना, इस क्षमता को स्टील्थ कैमोफ्लेज कहा जाता है। ये नैनो मशीनों के लिए धन्यवाद कार्य करता है जो आसपास के दृश्यों को अवशोषित करते हैं और अदृश्यता का एक लबादा बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एकमात्र कमजोरी यह है कि आंदोलन पर अदृश्यता काम करना बंद कर देती है, लेकिन इन लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। कप्तान बुलीज, जिन उसे निम्न प्रजाति कहते हैं, और कुछ साफ कपड़े रखने के लिए वह ये भी सवाल पूछता है कि जिन कहां से आया। लेकिन हमारा लड़का पत्थर की तरह ठंडा है और अपने मूविंग स्ट्रीक पर है, इसलिए वह जवाब नहीं देता है। हकमा उसके लिए चिंतित होकर चिल्लाती है, जबकि कप्तान लड़की को मारने की धमकी देता है अगर वह थोड़ा भी हिलने की हिम्मत करता है। हकमा अपनी क्षमता को सक्रिय करके फिर से अपने दम पर कार्य करती है, लेकिन हमारा लड़का उसे एक बार में रोकने के लिए गुर्राता है। वह नहीं चाहता कि वह लोगों के खिलाफ ऐसी शक्ति का उपयोग करे जिसका अर्थ है कि यह खतरनाक है। छोटी लड़की नहीं जानती कि क्या करना है, जबकि कैप्टन बादित यहाँ अपने जीवन का समय बिता रहा है, यह महसूस करते हुए कि लड़की के पास सर्वोच्च शक्ति भी है। मैं जिनसे पूछते हैं कि क्या वह भी ऐसी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ड्रो मूड में है, इसलिए वह पाए जाने वाली रहस्य की तरह काम करता है। पिस्ट बंद मीठेट उसे लात मारता है, निम्न प्रजातियों को अपनी लेन में रहने की याद दिलाता है। कप्तान अपने अधीनस्थ द्वारा अपने माल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने में मुद्दा उठाता है, फिर उन्हें उच्च उम्मीद नहीं है। मैं जिनके पास सर्वोच्च शक्ति होने के विचार का मनोरंजन भी नहीं करते क्योंकि वह सबसे अच्छा निम्न प्राणी जैसा दिखता है। उसी समय हकमा को यह महसूस होने लगा है कि ये वे डाकू और दास व्यापारी हैं जिनके बारे में ऑगस्ट ने उन्हें चेतावनी दी थी। डाकू नेता अपने आप एक जादू सक्रिय करता है, पहले लड़की का ख्याल रखना, जबकि हकमा अपने जीवन के लिए डर रही है कि उन्हें इस दर पर ले जाया जाएगा और गुलामों के रूप में बेचा जाएगा। अगले दृश्य में प्रफुल्लित रूप से जिम उसे उसकी सुंदरता की नींद से जगाता है। ड्रोस के पास कोई शर्त नहीं है क्योंकि ये मूर्ख सचमुच उसकी सारी ड्रिप चुरा लेते हैं, केवल उसके अंडरवियर को बख्शते हैं। हकमा ठीक लग रहा है, लेकिन वह वास्तव में उत्सुक है कि वे कहाँ भी हैं। ये किसी प्रकार की नियंत्रण सुविधा की तरह दिखता है जहां अन्य दास रखे जाते हैं। जिन बताते हैं कि यह डाकुओं का अड्डा है, यहाँ तक कि उन लोगों की ओर इशारा करते हुए जो उनसे पहले पकड़े गए थे। ये सभी लोग खुरदुरे आकार में दिखते हैं, ज्यादातर निम्न प्रजातियां हैं। यह एक गंभीर दृश्य है, लेकिन प्रफुल्लित करने वाला हकमा अधिक उत्सुक है कि इस दोस्त ने अपने स्तनों को इस तरह से खुला क्यों रखा है। जिन बताते हैं कि उन्होंने अजीब दिखने के कारण उससे सब कुछ छीन लिया, लेकिन वह बस चकित है कि यह आदमी अपने कपड़ों के बिना कितना आश्वस्त है। जाहिरा तौर पर यह रूप वही है जो जिन को आराम में सबसे अच्छा लगता है, लेकिन उसके अलावा वह सबसे उत्सुक है कि उसने तब और वहां वापस क्यों नहीं लड़ा। उसकी भगवान की शक्ति के साथ वह उन्हें एक ही बार में मिटा सकता था, इससे पहले कि वह जवाब दे पाता। क्वियर को नाश्ते के लिए कमरे के अंदर भेजा जाता है। उन्हें जागते हुए खोजने के बाद वह उन्हें भोजन प्रदान करती है। हकमा नाराज है, लेकिन पोयर वास्तव में परवाह नहीं करता है कि वे उससे नफरत करते हैं या नहीं, जैसा कि उसे कभी भी माफ किए जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। शुद्ध लड़की नाराज है, लेकिन जिन्स उसे दयालु कहकर नीले बालों को अचंभित करता है। यह नती पीड़ित के लिए एक झटके के रूप में आता है, लेकिन वास्तव में जिन साझा करते हैं कि बुरे लोग इस अवधारणा की परवाह भी नहीं करते हैं कि कोई उनसे पहली जगह में नफरत करता है या यदि वे क्षमा के पात्र हैं। तथ्य ये है कि पोयर इन चीजों के बारे में सोचता है। ये निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि वह दयालु है, इस बात की परवाह किए बिना।
अंडरवियर आदमी यहाँ योग खेलना समाप्त कर चुका है और वास्तविक व्यवसाय में लग जाता है। वह एक अंकल ईरू फैशन में सलाखों को पकड़ लेता है। सचमुच उन्हें अपना रास्ता तराशने के लिए अलग झुकता है। पोयर ने जो देखा उससे चकित रह गया। वास्तव में जिन वास्तव में एक निजी बातचीत के लिए इस पूरे समय उसका इंतजार कर रहा है। नीले बालों के रूप में भ्रमित है कि क्यों, लेकिन जिन पहले से ही समझ सकता है कि वह ब्लैकमेल कर रही है। पोयर डर गया है कि इस आदमी का अनुमान कितना सटीक है। वह यहाँ तक कि उसके घावों को ठीक करने के लिए जाता है, इस बात पर जोर देते हुए कि वह केवल इसलिए मूर्ख बनाया गया था क्योंकि वह जानता था कि लड़की के घाव वास्तव में वास्तविक थे। अपराधी वास्तव में अपने सहयोगियों को मौत की स्थिति में नहीं घुमाते हैं। इस तरह वह तुरंत जान गया कि पोयर को ब्लैकमेल किया जा रहा है और उसे काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जेम्स के शब्दों के कारण उसे भारी अपराध बोध होता है। अंततः उसे ये साझा करने का मौका मिला कि उसके छोटे भाई को इन 6 दामबैगों ने पकड़ लिया है। वे लगातार धमकी देते हैं कि अगर उसने विरोध किया तो वे लड़के को देश के बाहर भेज देंगे, कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। पोयर आंसू में टूट जाता है। ध्यान गई कि उसके माता पिता भी इन कमीनों द्वारा मारे गए थे, इसलिए उसके भाई बस इतना ही बचा है। बस उसकी कहानी का पक्ष सुनकर इस आदमी को किसी और चीज की तरह नहीं मिलता है। जेन सचमुच गुस्से में है और हकमा अंत में समझ गया कि उसने खुद को उस तरह क्यों पकड़ लिया। उसका लक्ष्य हमेशा इन लोगों को बचाना रहा है, लेकिन वह ये भी जानता है कि खलनायक जिद्दी और कष्टप्रद होते हैं। यहाँ तक कि एक को भागने देने से बाद में आपदा आती है, क्योंकि वे अपनी शक्ति का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और फिर से परेशानी पैदा कर सकते हैं। लंबी कहानी छोटी। ब्रो इन तिलचट्टों को एक साथ कुचलना चाहता है। लंबी कहानी छोटी। ब्रो इन तिलचट्टों को एक साथ कुचलना चाहता है और वो एक बैकशॉट के साथ इस प्यारे को बाहर निकालना शुरू कर देता है। अब रास्ता खुला है। बोजो सातोरू इन कम जीवन को टुकड़ों में फाड़ने का इरादा रखता है। जिन किसी से भी ज्यादा खलनायकों के मनोविज्ञान को जानता है। और जब हम 100 मिलियन साल पहले अतीत में वापस जाते हैं, जब मानव सभ्यता अपनी तकनीकी प्रधानता तक पहुंच गई थी, तो हमें इसकी समझ मिलती है। उस समय बच्चे को पीटा गया था और उसके पास कुछ भी नहीं था। उनके पहले विचार दुनिया में न्याय की प्रशंसा करना था। दूसरे अधिक प्रीतवादित एहसास के साथ आया। जिस भी दुनिया को न्याय की जरूरत थी, वह भी बुरे लोगों की भारी मात्रा से भर गई थी, जो लोग उसका शिकार करना चाहते थे। उदाहरण के लिए, साधारण जीवन जीना प्रशंसा की बात है, लेकिन जिस तरह के माहौल में वह बड़ा हुआ, लड़की ने कभी उस शांति का अनुभव नहीं किया जो वह कभी चाहता था। इसलिए जब यह उन लोगों के लिए आया जिन्होंने उसके साथ गड़बड़ करने की कोशिश की, जिनने सचमुच उन्हें अपनी शक्तियों के भार के नीचे कुचल दिया, उनकी हड्डियों को तोड़ना और वर्षों में उन्हें नष्ट करना, वह जहां भी गया बुरे लोगों को मार गिराया। लगातार उन लोगों को कुचलना जिन्होंने दुनिया की शांति को बाधित किया, जब तक एक दिन एक आदमी उसके पास नहीं आया, एक अलग राय सुझाई। उसने सोचा कि जिनका जन्म गलत दुनिया में हुआ था और ये हमें वापस ले जाता है, और यही हमें वर्तमान में वापस ले जाता है। हमारा लड़का उसके सामने हारे हुए लोगों का सामना करने के लिए एक चैट की तरह चल रहा है। पहले से ही शवों का ढेर लगा दिया है। रू बस अपनी हत्या की गिनती बढ़ाना चाहता है और किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार करता है। वह अपने ही एक आदमी को सामने वाले गुर्गों पर फेंकता है। जिस क्षण उनमें से एक उस आदमी को पकड़ता है, हमारा लड़का बिजली की तेज लात के साथ झपट्टा मारता है और दूसरे को मार डालता है। उसका दोस्त भय भी तह गया, क्योंकि जिन बस इस आदमी को दीवार में एक गड्ढा के साथ भेजता है। एक ऐसे राक्षस से अलग नहीं दिखता जो रुकना नहीं जानता। आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन यह व्यर्थ है। केवल उसकी पीलादायक चीखें निचले स्तर के बंदियों तक पहुंचती हैं। गरीब सहमति है कि यह चीख दूसरों से आ रही है। वह वास्तव में आश्चर्य करने लगी है कि जिन कौन है। हकमा आकस्मिक रूप से बताता है कि यह आदमी चल रहा है, कि उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सब कुछ खुद संभाल लेगा। अब उन्हें बाहर जाने के लिए उसके निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन ये डरावना है कि वे बचाए जाने वाले हैं। डाकुओं के नेता को हराना आसान नहीं है, भले ही उसके पास शक्तिशाली सर्वोच्च जादू के लिए प्रतिभा हो। क्रूर ताकत की लड़ाई में कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन जबकि पोयर इस तरह के बेकार विचार सोच रहा है, हमारे लड़के ने पहले से ही आदमी को अपने घुटनों पर कांपते हुए डाल दिया है। बॉस चेन से रुकने की भीख मांगता है
उसे पैसे की गांठें देता है, यहाँ तक कि चित्र में दासों को जोड़ना। वैसे पोयर के भाई को इस कमरे में रखा गया है, जिन गुलामों की पेशकश के महज सुझाव से घृणा करता है। वह बॉस के सामने एक और आदमी को मारता है, जबकि डाकू नीता पूछता है कि क्या चल रहा है, यहाँ तक कि उसकी आत्मा कलाएं भी इस आदमी के सर्वोच्च एब्स के सामने सक्रिय नहीं हो पाती है। मेरा मतलब है शक्तियां, लेकिन उससे भी ज्यादा ये रहस्य है कि जिनको ये सब शक्ति क्यों मिली। प्रफुल्लित रूप से हमारा लड़का इस जोकर को आधा पका हुआ खलनायक कहता है, क्योंकि असली लोगों के पास कम से कम भागने की आत्मा होती है जब वे जानते हैं कि वे बाहर हैं। लेकिन डाकू नेता अपने गुर्गों के साथ सभी कृपालु बेवकूफ हैं जो दूसरों को नीचा देखते हैं, खुद को धोखा देते हैं कि शायद वे जीत सकते हैं। लेकिन जिस क्षण उन्हें नुकसान का डर दिखता है, वे विनती करने लगते हैं। ईमानदारी से यह मौखिक बीट डाउन संतोषजनक है। हमारे लड़कों की सलाह के बाद डाकू नेता दौड़ना शुरू करने के लिए अपने पैर हिलाता है। वह सीधे लिफ्ट में लीवर खींचने जाता है, एक गुप्त हथियार जारी करना, और वे एक राक्षस के रूप में लगे हुए हैं कि बेहद एक भ्रष्ट पाने के लिए चौंक गया है। मुझे क्या परेशान करता है कि कैसे बैंगनी अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर यहाँ पहले अपने पिंजरे से बाहर नहीं निकल सका। डाकू नेता जेना को चुनौती देने में खुशी से अधिक है, सब कुछ अराजकता में कम करने की कसम खाता है, क्योंकि प्राणी अपनी लड़ाई की पुकार गुर्राता है। पहला हमला दूषित राक्षस द्वारा किया जाता है, जो जिनको उसके पैरों पर कुचलने के लिए झूलता है। हमले को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे हमें उस प्रक्रिया में उस विशाल व्यक्तित्व का दृश्य मिलता है। डाकू नेता जिनके खलनायक की शक्ति से अवाक रह जाता है। मेरा मतलब है कि उसकी मांसपेशियों की शक्ति। इस बीच जिन साझा करता है कि वह सचमुच एक अलौकिक शरीर के साथ पैदा हुआ था, औसत व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक मांसपेशी फाइबर रखने। अब यह उसकी हड़ताल करने की बारी है। यह आदमी प्राणी को वापस लात मारता है, अपनी और ताकत जारी करने की कसम खाने से पहले। ड्रो ने कामेहामेहा वेव को गोली मार दी, जैसे वह गोकू या कुछ और है। एक ही विस्फोट में राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर देना, वह सब कुछ, और डाकू नेता फिर से अपने घुटनों पर वापस आ गया है जहां उसने शुरू किया था। सोच रहा था कि ये दयनीय बदमाश आगे क्या करेगा। हम जब वह विकल्पों से बाहर हो गया है, ब्रो बाहर निकलने की कोशिश करता है, बख्शे जाने की भीख मांगता है। मेरा शानदार सफेद बालों वाला राजा अपने चेहरे पर एक हुक के साथ जवाब देता है, दया के किसी भी मौके से इनकार करता है। मामला तय होने के साथ वह अपनी आभा खेती ड्रिप वापस लेता है और प्रतीक्षा के लिए अग्रिम में बच्चों से माफी मांगता है। पहले ब्रोल अपने अपराधों के प्रत्यक्ष सबूत इकट्ठा करने के लिए दस्तावेजों की जांच करना चाहता है। वह एक दराज खोलता है और पाता है और नोटों का दिलचस्प सेट। बस उन पर एक नजर, शायद आपको लगता है कि इस आदमी ने जैकपॉट मारा है, लेकिन नहीं, हमारे लड़के को बिल्कुल पता नहीं है कि वह अभी क्या पढ़ रहा है। भाषा उससे अपरिचित है, इसलिए वह मदद के लिए हसीमा का उपयोग करने के लिए बहुत तीव्र है। तब भी जिन सिर्फ इस बात पर उंगली नहीं रख सकता कि ये डाकू भ्रष्ट का उपयोग क्यों कर रहे थे। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए वह उस राक्षस के फटे अवशेषों का निरीक्षण करता है जिसे उसने हराया था। इस तरह वह कमरे में तैर रही आसपास के नैनो मशीनों के कैमरों तक पहुंच सकता है। बीन कम से कम पिछले सप्ताह के रिकॉर्ड की जांच करना चाहता है और अपनी पसंद के एक फुटेज पर ठोकर खाता है। जाहिरा तौर पर यही एक महान उनके पास राक्षस के साथ आया था और प्राणी के साथ अपने इरादों को समझाने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने उन्हें एक छोटी सी गांठ छोड़ दी। जुड़ने वाला खलनायक जल्द ही देश के निधन पर संकेत दिया, जिन बात के लिए इस विवरण पर ध्यान देता है, जबकि दृश्य उन बच्चों के लिए कट जाता है जो नियंत्रण से बच जाते हैं। पोयर और क्वार अपने छोटे भाई के साथ फिर से जुड़ना समाप्त करता है, एक दूसरे को लंबे गले में गले लगाने के लिए। सुरक्षित महसूस कर रहा है कि उनमें से किसी को भी बुरी तरह से चोट नहीं आई है। वह मुड़ती है और जिनको एक के रूप में संबोधित करती है, उसके सभी प्रयासों के लिए उसे धन्यवाद देती है, जबकि ब्रो नाम स्वीकार करने से इनकार करता है। उसके अलावा वह लाल वर्दी में लोगों के बारे में उत्सुक है जो वर्तमान में डाकुओं को जब्त कर रहे हैं। जाहिर है कि वे गिल्ड स्टाफ सदस्य होने चाहिए। वास्तव में उनके करीब खड़े राजसी बाल और दाढ़ी वाला व्यक्ति उनके शहर का गिल्ड मास्टर है। वैसा ही आदमी कहूजा के प्रति आकर्षित है और पूछने आता है कि क्या वह घटना से जुड़ा है। हमारा लड़का अपने योगदान की पुष्टि करता है, अंतर्निहित फ्लोरिंग पदक को औपचारिक रूप से गिल्ड मास्टर के रूप में पेश करने के लिए, और उसे उसके प्रयासों के लिए धन्यवाद दें। वह उस आदमी पर एक नजर डालता है, चकित है कि कोई व्यक्ति बिना एक भी हिट लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कैसे हरा सकता है।
निम्न प्रजाति की उपस्थिति के बावजूद पद्रक बता सकता है कि यह आदमी हंसने वाली बात नहीं है। ब्यूडमास्टर साझा करता है कि घटना के परिणामस्वरूप ढेर सारा नुकसान हुआ। डाकू विनाश अनुरोध अब तक के उच्चतम स्तर पर है। ये जिन को उत्सुक बनाता है क्योंकि वह सोचता है कि कोई भी शासक डाकुओं को पकड़ने को प्राथमिकता देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। अपराधों से निपटना गिल्ड के सदस्यों का कर्तव्य माना जाता है, जो राजा के प्रति अपनी निष्ठा की कसम खाते हैं। यहाँ तक कि अगर शासक शोपियन भूमि का शासक अपराध करते हैं तो उन्हें राजा को स्थिति की रिपोर्ट करनी होगी, भले ही ऐसा कुछ असंभव लगता है। पद्रक अपनी धारणा में आश्वस्त है, जबकि जिन 100 मिलियन वर्ष पीछे की स्थिति की तुलना कर रहा है, ये महसूस करते हुए कि एक शासक एक मेयर का प्रतिनिधित्व करता है और गिल्ड पुलिस की तरह काम कर रहा है। अब भी शासक शोपियन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सके। जिन ने उन सभी दस्तावेजों को आत्मसमर्पण करने का फैसला किया जो उसने डाकुओं से बरामद किए थे, ये सवाल करते हुए कि क्या वे गिल्ड के किसी काम के हो सकते हैं। ड्यूरमास्टर उनमें से एक को पढ़ता है, केवल यह महसूस करने के लिए कि यह उन लोगों की एक उचित सूची है जिन्होंने डाकुओं के साथ व्यापार किया था। इस सूची के लिए धन्यवाद। वे आसानी से पूरे समूह को गिरफ्तार कर सकते हैं। उत्सुकता से जिन पूछता है कि क्या शहर के शासक का नाम भी सूची में है, लेकिन प्रभावशाली रूप से पर्याप्त शासक शैपियन का कहीं नहीं मिलता है, जिससे वो एक चतुर खलनायक बन जाता है जो अपनी ट्रैक छुपाता है। अभी के लिए जिन स्थिति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, उसने दासों को मुक्त करने में मदद की है, इसलिए वह जानना चाहता है कि अब उनका क्या होगा। गिल्डमास्टर उन्हें आश्वासन देता है कि गिल्ड लौटने की जिम्मेदारी लेगा, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है, दुर्भाग्य से उनके पास जाने के लिए कहीं नहीं है। सिस्टम इसलिए है क्योंकि यह पोयर और नीनो जैसे मामलों के लिए खाता है जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, इसलिए जिन उन्हें रखने के लिए आश्रय मांगता है। हैरानी की बात है, इस युग में शहर में भी आश्रय नहीं है। पद्रत केवल इन बच्चों के लिए काम ढूंढ सकता है, लेकिन क्योंकि वे दोनों हीन वर्गीकृत हैं, ऐसा करना भी मुश्किल होगा। बच्चे सुलग रहे हैं, जबकि जिन निराश है कि यह सब इस दुनिया में एक जैसा है। वह यह इन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, भले ही काम करने के लिए कहीं ना हो। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है, इसलिए वह उनसे पूछता है कि क्या ये दोनों कहीं काम करने को तैयार होंगे यदि उन्हें मौका मिले। पोयर सहमत है और इसे एक शॉट देना चाहता है, जो जिन को गोल्डन नाइट ऑगस्ट की याद दिलाता है, जिसने एक बार जरूरत पड़ने पर मदद की पेशकश की थी। अगले दृश्य में हम अगस्त जाने के लिए रॉयल कैपिटल सेरमोसिया में हैं। विशेष नाइट अपने रास्ते पर वापस है जब अचानक उसे कहीं से अचानक ठंड लग जाती है। अपने निवास पर पहुंचना, वह टीम को दिन के लिए आराम करने के लिए कहता है। अगस्त अपने क्वार्टर में लौटता है। उनका स्वागत एक अनुचर द्वारा किया जाता है। पहली चीज जो वह करता है वो एक अद्यतन के लिए पूछता है और अपने नौकरों की प्रतिक्रियाओं से विशेष नाइट इकट्ठा कर सकता है कि कुछ होगा। बटलर ने अपने मालिक को परेशान करने के लिए माफी मांगी जब वह अभी लौटा है। जब ये चल रहा है, उसकी बहन ऊपर से एक बेदी नजर से दृश्य देखती है। ऑगस्ट को रिपोर्ट मिलती है और तुरंत सिरदर्द हो जाता है। स्थिति उससे कहीं ज्यादा खराब है जितना उसने सोचा था, जैसे कि एक आक्रमणकारी राजधानी के अंदर दिखाई दिया और कहर बरपाया। ये सवाल कि यह कैसे अंदर आया उसके लिए कम महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कि जानवर को अंदर नेविगेट करने में किसने मदद की, यह असली समस्या है। उनका सबसे अच्छा अनुमान है कि यह हर्नेस्का अकादमी का कोई व्यक्ति है, जो उनके निधन की साजिश रच रहे संदिग्ध लोगों से भरा स्थान है। फिर भी राजधानी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उसे साथियों की सख्त जरूरत है, और यह है इस समय जिन और उनका समूह राजधानी के लिए अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। विनाश मिशन में 3 दिन उड़ गए। पोयर ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या वास्तव में उनके जैसे हीन प्राणियों के लिए राजधानी में कोई नौकरी है। वह दयालु व्यक्ति होने के नाते जिन्ना उन्हें यकीन दिलाता है कि पढ़ने और लिखने की उनकी क्षमता पहले से ही एक बड़ा किनारा है, इसलिए वह बच्चे से और अधिक आत्मविश्वास रखने का आग्रह करता है। दूसरी ओर हकमा दूरी में इशारा करता है, ये साझा करते हुए कि राजधानी निकट है। हमारा लड़का बिल्कुल हक्का बक्का रह गया है जब वह रॉयल कैपिटल की भव्य सुंदरता को देखता है। शाम तक वे राजधानी के अंदर पहुंच जाते हैं। ये जगह चारों ओर लोगों से गुलजार है। हकमा बताता है कि राजधानी आयात पर निर्भर करती है, जिसका मतलब है कि हर तरह का सामान यहाँ उपलब्ध है, यहाँ तक कि कदामा कपड़े भी जिनका उन्होंने एक बार उल्लेख किया था।
जिन ये सब दिलचस्प पाता है और लेता है बग म्यूटेंट के एक समूह का नोटिस भी। यहाँ चारों ओर बहुत सारी दौड़ है, शो केसिंग कैसे वे सभी अलग तरह से विकसित होते हैं। ये सड़कें साफ सुथरी है, राजधानी में सुरक्षा भी शीर्ष पर है। उन सभी लाभों के साथ भी कुछ घृणित भाग है, जिन दर्शाता है कि प्रत्येक युग समस्याओं का अपना बंडल साझा करता है। वह हकमा से अकादमी की प्रवेश परीक्षा के बारे में पूछता है और सीखता है कि यह अगले सप्ताह आयोजित की जाने वाली है। वे परीक्षा शुरू होने तक इंतजार करने वाले हैं, लेकिन अपनी बातचीत सुनकर एक लोम गर्ल सोचती है कि क्या ये पार्टी हॉनेस का अकादमी में प्रवेश लेने में रुचि रखती है, खासकर जब वे सभी निम्न प्रजातियों की तरह दिखते हैं। हम होटल के कमरों में पहुंचते हैं, जहां हकमा और नीनो आरामदायक बिस्तरों के ऊपर कूदते हैं। वे आखिरकार एक उचित जगह पर सो सकते हैं, जिनके प्रारंभिक के साथ जिम के साथ राजधानी तक पहुंचने का प्रारंभिक लक्ष्य पूरा हो गया। यह उसे सोचने पर मजबूर करता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि भले ही यह एक नया युग है, अभी भी जीवित रहने के लिए पैसे कमाने का रास्ता खोजना है। वैसे ध्रुव को डाकुओं के विनाश के लिए पैसे का एक ढेर मिला, लेकिन वह जानता है कि यह उसे हमेशा के लिए नहीं टिकेगा, खासकर उन चारों के साथ नहीं। फिर इन बच्चों के लिए काम करने के लिए नौकरी खोजने की अतिरिक्त समस्या है, और इसका तत्काल समाधान ऑगस्ट के साथ बैठक होगी। हालांकि अभी वे उस आदमी के स्थान या उन कनेक्शनों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं जो उन्हें उस तक ले जा सकते हैं। जीयू विकल्पों के एक समूह का अनुमान लगाता है, पहले भ्रष्टाचारियों की जांच को प्राथमिकता देता है। वह जानता है कि इस युग में ऐसे लोग हैं जो अपने स्वयं के लक्ष्यों के लिए ऐसे राक्षसों का शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी स्वभाव से बहुत खतरनाक प्राणी है, इसलिए उन्हें अप्राप्य नहीं छोड़ा जा सकता है। इस बार उसने जीवित चेहरे को फिर से पूर्ण विनाश नहीं होने दिया। वैसे भी वह आकस्मिक रूप से हकमा से पूछता है कि इस देश के लोग क्या करते हैं जब उन्हें कुछ शोध करना होता है। जाहिर है वे इस विषय पर किताबें पढ़ते हैं या किसी जानकार से सलाह लेते हैं। किताबें खुद बहुत महंगी है, यहाँ तक कि गांव में उन्हें किताबें खरीदने के लिए एक साथ पढ़ना पड़ता था। उसी समय रॉयल कैपिटल एक का दावा करता है। जिम को यह विचार पसंद है, क्योंकि अब वह अपने लाभ के लिए उस पुस्तकालय का उपयोग कर सकता है और प्रयोगशाला के बारे में सुराग ढूंढें जो कगुरा ने पीछे छोड़ दिया था। अगले दृश्य में ड्रोस रिसेप्शनिस्ट डेस्क पर, लेकिन लड़की ने खुले तौर पर उसे सुविधा का उपयोग करने से मना कर दिया, चूंकि पुस्तकों को विशेष राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है। वे किसी को भी मुफ्त प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं, केवल एक मान्यता प्राप्त अकादमी के छात्र या रईस ही ऐसी जगह का उपयोग कर सकते हैं। एक बार फिर हमारे लड़के के लिए स्थिति को जटिल बना सकते हैं। हकमा प्रफुल्लित रूप से जिनको याद दिलाता है कि ध्रुव अपनी वर्तमान स्थिति में पढ़ भी नहीं सकता है, हालांकि वह अक्षर सीखने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे भाषा की पूरी समझ हासिल करने में कुछ समय लगेगा। ध्रुव अपना सिर खुजला रहा है जैसे उसे तैयारी करने के लिए परीक्षा मिल गई हो, जबकि एक लबादे में दो लोग अपने मिशन के हिस्से के रूप में गुप्त रूप से उन पर जासूसी कर रहे हैं। वे एक साधारण बातचीत के लिए जिनका सामना करने आते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसी बातचीत है जो एक हिंसक घुमसे से शुरू होती है। हमारा लड़का रिफ्लेक्सिव रूप से तुरंत उसकी मुट्ठी पकड़ लेता है, अपने परिचय में अद्भुत शिष्टाचार रखने के लिए उस आदमी की ताना मारने से पहले। शहर की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ जब लोग इस तरह हमला कर रहे हैं, लेकिन आदमी अभी भी अहंकारी बना हुआ है और इंजन हवा में अपनी मुट्ठी बंद कर देता है। एक शक्तिशाली जादू विस्फोट को मोड़ना। सेनानी ने उसे तेज प्रवृत्ति के लिए प्रशंसा की, जबकि पोएले नहीं समझ सकता कि ये लोग नागरिक क्षेत्र के बीच में खुले तौर पर सर्वोच्च शक्ति का उपयोग कैसे कर रहे हैं। हमारा लड़का जानना चाहता है कि इन हारे हुए लोगों के साथ क्या सौदा है। जल्दी से पता चलता है कि किसी ने उसके सिर पर हिट लगा दी है, जो केवल उसके पक्ष में काम करता है, भले ही ये धमकाने वाले जिनके समूह को राजधानी से खो जाने की धमकी देते हैं, जब तक कि वे खतरे से निपटना नहीं चाहते, जिन वास्तव में अपनी स्थिति पर नहीं टिकते हैं। उस आदमी को फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करने के लिए आमंत्रित करना, केवल अपनी मुट्ठी पकड़ने के लिए, और सचमुच कठोर जमीन पर पटक दिया। उनमें से एक को वास्तविकता की जांच देने के बाद वह दूसरे की ओर मुड़ता है जो उस पर सीधे जादू विस्फोट कर रहा है। जीन ने चकमा देने और रोकने से इनकार किया। आग लगने वाला हमला सिर पर। इस आदमी को लगता है कि उसने कुछ गंभीर नुकसान किया है, लेकिन धुएं से एक हाथ निकलता है। जैसे ही वह जल्दी से उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठाता है जैसे उसका वजन कुछ भी नहीं है।
एक डी स्टॉपिंग एक गंभीर स्वर। जिन उन्हें दयनीय रूप से कमजोर होने का मजाक उड़ाते हैं जबकि उसे चुनौती देते हैं। यही है अगर उनके पास कोशिश करने की इच्छा भी है। ब्रू वास्तव में इस कहानी के गोजो सातोरू है। इस बीच उसका शिकार सवाल कर रहा है कि पृथ्वी पर एक निम्न स्तर की प्रजाति इतनी ताकत के लिए सक्षम कैसे है। अचानक एक नाइट के आदेश ने लड़ाई रोक दी। ये करीना है जो नाराज है कि उसे इस परेशानी के लिए अपनी छुट्टी का दिन बाधित करना पड़ा। लड़की को उन हमलावरों की भी परवाह नहीं है जिन्होंने जिन पर हमला किया था। वह सिर्फ हाकम और हमारे लड़के दोनों को आखिरी बार जेल में डालना चाहती है। जिनके पक्ष में बहुत कुछ एक दृश्य पैदा करना जिसने अगस्त से जुड़े किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया, भले ही वो इस समय उसके चेहरे पर चिल्ला रही हो। एक सड़क पर लड़ाई तोड़ने के बाद करीना ने जिन को देखा और तुरंत उत्साहित हो जाती है क्योंकि उसे विश्वास है कि उसने आखिरकार निम्न प्रजाति जिन को शहर में फिर से परेशानी पैदा करते हुए पकड़ लिया है। वह बस उसे व्याख्यान देना शुरू करने वाली है, लेकिन पास में खड़ा एक डेमी मानव दर्शक उसके पास आता है और स्वीकार करता है कि उसने वह सब कुछ देखा जो हुआ था। दर्शक बताते हैं कि जिन वास्तव में वह था जिस पर पहले हमला किया गया था और वह लड़ाई के दौरान केवल अपना बचाव कर रहा था। जब करीना हमलावरों के चेहरे की जांच करती है, वह जल्दी से महसूस करती है कि वे हॉनेस अकादमी से उसके सामान्य मूर्ख उपद्रवी कनिष्ठ हैं। वह चुपचाप आशा करती है कि विशेष कप्तान की छोटी बहन इस गंदगी में फिर से शामिल नहीं है। जिन करीना से पूछता है कि क्या वह वर्तमान में गश्त पर है और उसके बारे में सवाल करती है। बताया कि उसने सोचा था कि गिल्ड के सदस्य आमतौर पर शहर के आसपास इस तरह के कर्तव्यों को संभालते हैं। करीना जवाब देती है कि वो व्यवस्था बनाए रखने की अपनी रात की जिम्मेदारी का ख्याल रख रही थी। अब जब उसने व्यक्तिगत रूप से जिन को अकादमी के कई मजबूत छात्रों को आसानी से हराते देखा है, मरीना को लगने लगता है कि इस तथाकथित हीन मानव के बारे में उसके कप्तान के पहले के संदेह वास्तव में सही हो सकते हैं। फिर वह खुद को माफ करने की कोशिश करती है और जिन से फिर से मुसीबत में पड़ने से बचने के लिए कहती है, लेकिन जिन उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता है और इसके बजाय उससे उसे एस्कॉर्ट करने के लिए कहने का अवसर लेता है ताकि वह उसके कप्तान ऑगस्ट से मिल सके। एक बार जब प्राचीन मानव आखिरकार 7वें डिवीजन की कप्तान ऑगस्ट के साथ एक दर्शक प्राप्त करता है, वह सीधे मुद्दे पर जाता है और उस आदमी से उन्हें काम पर रखने के लिए कहता है, ऑगस्ट को याद दिलाते हुए कि वह था जिसने पहले अपनी मदद की पेशकश की थी। जब ऑगस्ट उनके साथ आए बच्चों के बारे में पूछता है तो जिन बताता है कि वह ऑगस्ट द्वारा खोजे जा रहे डाकुओं का सामना करने लगा और ड्यूज को सौंपने से पहले उन्हें पकड़ने में कामयाब रहे। ऑगस्ट चिंतित हो जाता है क्योंकि उसे विश्वास करना मुश्किल होता है कि कोई व्यक्ति जो निम्न प्रजाति की तरह दिखता है वह ये सब इतनी जल्दी पूरा कर सकता है। जिम फिर समझाना जारी रखता है कि वह नीनो और उसकी बड़ी बहन पोयर को लाया क्योंकि उनके पास भरोसा करने के लिए कोई और नहीं था। इस वजह से जिन ने कप्तान से पूछा कि क्या वो उनके लिए किसी तरह का काम कर सकता है। कप्तान ऑगस्ट प्राचीन मानव को याद दिलाता है कि उसका उनके प्रति कोई दायित्व नहीं है, लेकिन जिनका तर्क है कि वह बच्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार है क्योंकि वह है जिसने उन्हें बचाया। ऑगस्ट को ये तर्क दिलचस्प लगता है, जबकि बच्चे आशा भरे भावों से अपने उद्धारकर्ता को देखते हैं। कप्तान फिर जल्दी से एक विचार बनाता है और बच्चों को सौदेबाजी के टुकड़ी के रूप में उपयोग करने का फैसला करता है। वह शांति से जिम को बताता है कि वह बच्चों को अपने स्थान पर रहने की अनुमति देगा और वहां तभी काम करें जब जिन अकादमी में शिक्षक के रूप में काम करने के लिए सहमत हो। जिन बिना ज्यादा सोचे समझे शर्त स्वीकार कर लेता है और जल्द ही बच्चों को बने संगठनों में बदल दिया जाता है। पोयर कप्तान को ईमानदारी से धन्यवाद देता है, जबकि कप्तान अपनी अन्य नौकरानियों को उन्हें ठीक से शिक्षित करने का निर्देश देता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भेदभाव न हो। जैसे ही जिन ऑगस्ट के साथ चला जाता है, वह कप्तान से पूछता है कि एक प्रशिक्षक के रूप में उसके काम करने में किस तरह का कैच शामिल है। ऑगस्ट बताते हैं कि हालांकि उन्हें कोई स्पष्ट विचार नहीं है कि जिन मूल रूप से कहां से आया था, उनकी प्रवृत्ति उन्हें बताती है कि जिन एक भरोसेमंद व्यक्ति है। कप्तान फिर सीधे वास्तविक बिंदु पर जाता है और जिन को बताता है कि वह उसे हॉनेस अकादमी में घुसपैठ करना चाहता है। जिन गंभीर हो जाता है और उचित स्पष्टीकरण मांगता है और ऑगस्ट राजधानी के अंदर चल रही वर्तमान सत्ता संघर्ष का वर्णन करना शुरू करता है। उनके अनुसार कई गुट सिंहासन पर नियंत्रण के लिए एक शांत शीत युद्ध में बंद हैं।
क्योंकि राजा गंभीर रूप से बीमार है और किसी भी समय बाल्टी को लात मार सकता है। वह आगे बताते हैं कि सामान्य उत्तराधिकार संघर्ष के अलावा ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सिंहासन पर कोई वैध अधिकार नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी सत्ता हथियाना चाहते हैं। जाहिरा तौर पर ये लोग बेहद खतरनाक हैं और यहाँ तक कि भ्रष्टाचारियों का भी उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें इस युग के लोग आक्रमणकारी कहते हैं, अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हथियार के रूप में, जिनको शासक शॉपियन याद है और उसे एहसास होने लगता है कि उससे भी अधिक परेशान करने वाली आंकड़े हो सकते हैं। कप्तान का कहना है कि वह इन लोगों को बेनकाब करना चाहता है और उनके छिपे हुए अड्डे का पता लगाना चाहता है, और वह स्थान जिस पर वह वर्तमान में सबसे अधिक संदेह करता है वह हॉनेस्ट अकादमी है। अगस्त में दरवाजा खटखटाता है और जिम को अपनी छोटी बहन मिरिया अल्टन से मिलवाता है। वह बताता है कि वह अकादमी में पढ़ती है और उसे वहां मार्गदर्शन करेगी। मारिया तुरंत अपनी तेज जीभ दिखाती है, जैसे वह जीन को करीना की तरह ही एक नीच निम्न प्रजाति कहती है। कप्तान जल्दी से उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे याद दिलाता है कि इस तरह बोलना असभ्य है। हालांकि वह ये कहती रहती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण कार्य देने की मंजूरी नहीं देती है जिसे वह निम्न प्रजाति मानती है। जिन ने उसके असभ्य रवैये की ओर इशारा किया, जिससे कप्तान शर्मिंदा हो गया और उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। करीना जिन के करीब जाती है और चुपचाप फुसफुसाती है कि मिरिया वास्तव में बहुत सक्षम है, लेकिन वह निम्न प्रजातियों को बेहद नापसंद करती है। मिरिया जिन पर ताने फेंकती रहती है। दावा है कि वह उसे प्रशिक्षक की भूमिका निभाने के लिए योग्य व्यक्ति के रूप में नहीं देखती है। हकमा ने आकस्मिक रूप से यह बताकर स्थिति को और खराब कर दिया कि उसका रक्षक पढ़ भी नहीं सकता। हालांकि हकमा जल्दी से यह बताते हुए जारी रखता है कि जिन वास्तव में कितना मजबूत और सक्षम है। उसकी बातों से अचानक करीना को एहसास होता है कि मिरिया वह थी जिसने पहले अकादमी के छात्रों को ऑगस्ट पर हमला करने के लिए कहा था। कप्तान बार बार फिर से माफी मांगता है और वादा करता है कि वह अपनी बहन को ठीक से अनुशासित करेगा। जिन विषय बदलता है और ऑगस्ट से पूछता है कि उससे अकादमी में वास्तव में क्या पढ़ाने की उम्मीद की जाती है। ऑगस्ट जवाब देता है कि उसकी टिप्पणियों से जिन आत्मा कलाओं में काफी कुशल प्रतीत होता है। यही कारण है कि उनका मानना है कि जिन बुनियादी बातों को पढ़ाने के लिए सही व्यक्ति होंगे। फिर वे सूचीबद्ध करते हैं। फिर वो 4 बुनियादी आत्मा कलाओं को प्रज्वलन, निर्वहन, छंद और उपचार के रूप में सूचीबद्ध करता है और बताता है कि उनमें से 2 का भी उपयोग करने में सक्षम होना पहले से ही पर्याप्त माना जाना चाहिए। ये सुनकर कि यहाँ की मूल बातें केवल 4 आत्मा कलाओं से मिलकर बनी है, जिनको एहसास होता है कि पहले का डाकू नेता वास्तव में काफी कुशल था। उसने जिस क्षमता का उपयोग किया था वह इस स्थान पर पहले से ही एक विशेष आत्मा कला के रूप में गिना जाएगा। चुपचाप मुस्कुराता है क्योंकि वह तय करता है वह इस युग में लोगों के इन विशेष शक्तियों को समझने के तरीके को बदल सकता है। फिर कहानी 1 सप्ताह बाद शिफ्ट हो जाती है। आखिरकार हकमा के लिए अकादमी में अपनी प्रवेश परीक्षा देने का समय आ गया है। ऑगस्ट जिन के साथ अंदर चलता है चूंकि वह चाहता है कि वह इस वर्ष प्रशिक्षक कर्तव्यों की जिम्मेदारी ले। ऐसा प्रतीत होता है कि हर साल नाइट ऑर्डर के एक डिवीजन को इस पद को भरना होगा और इस बार 7वें डिवीजन की बारी है, जबकि जिन चुपचाप उनके पीछे चलता है। रुडमैन नाम का मोटा आदमी हर समय उसे घूरता रहता है। वे अंत में सिल पर पहुंचते हैं मास्टर का कार्यालय और ऑगस्ट सम्मानपूर्वक उसे नमस्कार करता है। हेडमिस्टर मुस्कुराता है जब वह अपने पूर्व शिष्य को नाइट ऑर्डर में इतना अच्छा करते हुए देखती है। फिर वह देश के अंदर चल रही गुटिया संघर्षों को लाती है और अचानक जिनकी आलोचना करना शुरू कर देती है। कप्तान से तर्क देती है कि उसे अकादमी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, कि वह इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक निम्न प्रजाति भेजेगा। कप्तान दृढ़ता से जोर देता है कि जिन अपने डिवीजन में किसी और की तुलना में अधिक सक्षम है। जब पतला चूहा शासक गीपा नोटिस करता है कि हेडमिस्टर जिन को अपने प्रशिक्षक के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार लगती है तो वह जल्दी से इस विचार पर आपत्ति जताता है। अब वह गरीब प्राचीन मानव का अपमान करने की भूमिका निभाता है और दृढ़ता से तर्क देता है कि वे एक हीन मानव को ऐसा पद लेने की अनुमति नहीं दे सकते। हेडमिस्टर फिर शासक रुडमैन की ओर मुड़ती है और इस विरोध के संबंध में उसकी राय पूछती है। मोटा आदमी आकस्मिक रूप से चिंता से सहमत होता है, लेकिन फिर उस प्रतिक्रिया के बारे में एक व्यवहारिक तर्क प्रस्तुत करता है जिसका उन्हें छात्रों और
अन्य प्रशिक्षकों दोनों से सामना हो सकता है। हेडमिस्टर फिर विरोध में शामिल हो जाती है और स्वीकार करती है कि वह भी यही चिंता साझा करती है और उसके बारे में बात की जा रही है बिना शामिल किए। इसलिए वह आगे बढ़ता है और अपने लिए खड़ा होता है और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन करता है। वह शांति से उचित शिष्टाचार के साथ अपना परिचय देता है, ये दिखाते हुए कि वह खुले तौर पर मजाक उड़ाए जाने पर भी शांत रह सकता है। फिर वह शासकों से एक सीधा सवाल पूछता है, सोच रहा है कि क्या वे उसका न्याय कर रहे हैं क्योंकि वह दिखता है या क्योंकि उनका मानना है कि उसके पास भूमिका के लिए आवश्यक शक्ति का अभाव है। प्रिंसिपल मुस्कुराती है और जवाब देती है कि केवल एक चीज जो उन्हें चिंतित करती है वह ये है कि क्या उसके पास वास्तव में आवश्यक क्षमता है। फिर वह उससे पूछती है कि क्या वह इसे उन्हें साबित कर सकता है। जब ऑगस्ट सुझाव देता है कि हेडमिस्टर ने खुद परीक्षण किया तो वह सहमत हो जाती है। ऑनेस्का अकादमी आत्मा कला प्रशिक्षण मैदान में त्वरित नकली लड़ाई की व्यवस्था की गई है। सी स्कीनी राइट वह है जो जिनका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, हंसते हुए जैसे वह कहता है कि कम से कम जिन खुद को बहुत बुरी तरह से शर्मिंदा नहीं करेगा क्योंकि आज के आसपास केवल कुछ छात्र हैं। हेडमिस्टर फिर नियमों की व्याख्या करती है और यह स्पष्ट करती है कि वे केवल आत्मा कलाओं का उपयोग करके लड़ सकते हैं क्योंकि वह वास्तव में अकादमी में पढ़ाने के लिए अपने नए ट्यूटर से यही उम्मीद करती है। कुछ छात्र मैच देखने के लिए इकट्ठा होते हैं जिसमें मैरिया भी शामिल है जो दर्शकों के बीच खड़ी है। वह उत्साहित है क्योंकि यह पहली बार है जब वह पतले चूहे को व्यक्तिगत रूप से युद्ध में संलग्न देखेगी। जिन पहले से ही समझता है कि यह कैसे समाप्त होगा, फिर भी वह एक शांत पाह छोड़ता है और संस्थान को अपने लिए अपनी शक्ति देखने की अनुमति देता है। हालांकि ऑगस्ट को अनिश्चितता महसूस होने लगती है। ये पहली बार है जब वह वास्तव में उस व्यक्ति को देखेगा जिसकी उसने सिफारिश की थी दूसरों के सामने लड़ रहा है और उसे चिंता है कि जिन उसे सबके सामने शर्मिंदा कर सकता है। दूसरी ओर शासक गीता बेहद उत्साहित दिखता है और जिनको उसकी जगह पर रखते हुए जल्दी से मैच खत्म करने के लिए उत्सुक लगता है। वह जल्दी ये संभावना है कि वह उद्घाटन कदम उठाएगा और तुरंत एक बड़ा आग का गोला शुरू करता है जिसे वह मानता है कि जिनको एक ही झटके में हराने के लिए पर्याप्त होगा। जिन शांति से ई के साथ हमले को चकमा देता है, जबकि पतला चूहा अभी भी आश्वस्त है कि वह ये प्रतियोगिता जीतेगा और कप्तान को उसके फैसले के बारे में गलत साबित करेगा। फिर लाइटनिंग स्पीयर्स नामक अपने इक्का हमले के साथ अनुसरण करता है, जबकि जिन हर प्रहार को चकमा देता रहता है और धीरे धीरे उसकी नसों पर चढ़ता जा रहा है, जबकि पतला चूहा मानता है कि जिन केवल भागता रह सकता है अपने आप में चुपचाप आकार और कि इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल कभी भी लोगों के खिलाफ नहीं किया जाना था। हालांकि चूंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है, जिन आखिरकार अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का फैसला करता है और जानबूझकर एक अद्वितीय आत्मा कला प्रकट करता है। वह गुरुत्वाकर्षण हेरफेर हमले का उपयोग करता है। पतले चूहे शासक गीता को जमीन पर नीचे गिरने के लिए मजबूर करता है, उसे वहां पिन करता है और यह स्पष्ट करता है कि उसके पास कभी मौका नहीं था और उसका अहंकार अंत में बेकार था। हेडमिस्टर और शासक रोडमैन द फैट मैन दोनों अपने गवाह से हैरान रह गए, यहाँ तक कि अगस्त और उसकी बहन दिव्या के बाद ऐसा देखने के बाद वहाँ अपने मुंह खोलकर खड़े हो जाते हैं। जब वे पूछते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था, जिन शांति से बताता है कि उसने बस शासक गीता के आसपास के गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर किया। जब वह लोगों को कहते हुए सुनता है कि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है, जिन चुपचाप मुस्कुराता है जैसे उसे एहसास होता है जी छात्रों के साथ साथ अकादमी के प्रशिक्षकों के लिए सीखने के लिए कितना कुछ है। शासक गीता जमीन पर सपाट रहते हुए हताशा में अपने दांत पीसता है, बिल्कुल दयनीय लग रहा है। जुड़ीदार बुरे आदमी के लिए शुद्ध दया से बाहर। हमारा नायक अंत में रिलीज होता है, उससे नीचे पिन करने वाला गुरुत्वाकर्षण दबाव एक पिघलना है, चिल्लाते हुए कि इस तरह की आत्मा तकनीक मौजूद नहीं होनी चाहिए। उनका आग्रह है कि अवर को किसी प्रकार की अवैध चाल का उपयोग करना चाहिए। हमारा लड़का चुपचाप वहां खड़ा रहता है और एक चैंपियन की तरह मौखिक दुर्व्यवहार लेता है, जबकि गीजर उसके चेहरे पर एक करेन की तरह चिल्लाता है। आदान प्रदान देखकर हेडमिस्टर शांति से अपना फैसला करती है। आसपास के छात्र भी प्रभावित हैं, विशेष रूप से मिरिया यह नहीं समझ पा रही है कि वह उस सर्वोच्च शक्ति को कैसे नियंत्रित करता है। आमतौर पर फ्यूरियर में शायद ही कोई होता है, उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह ये जानने के लिए दृढ़ है कि जिन वास्तव में कौन है।
दृश्य एक सप्ताह बाद स्वागत समारोह में बदल जाता है। यहाँ हेडमिस्टर ने घोषणा की कि हॉनेस अकादमी की स्थापना आक्रमणकारी खतरों को खत्म करने में सक्षम योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। कोई भी व्यक्ति जो बनाए रखने के लिए बहुत कमजोर है, उसकी दीवारों के भीतर कोई जगह नहीं है। हालांकि जो सफल होते हैं उनके लिए स्थिति और प्रभाव से भरा भविष्य व्यावहारिक रूप से गारंटीकृत है। ऊपर से अवलोकन करना, कुछ डेमीह्यूमन मिरिया के पास खड़े हैं। वे इस बात से हैरान हैं कि कितने नए लोग इकट्ठा हुए हैं। उनमें से काफी कुछ कुलीन परिवारों से भी नहीं आते हैं। रियास नाम का एक शेर डेमी ह्यूमन आकस्मिक रूप से मिरिया का अभिवादन करता है। वह उल्लेख करता है कि स्वागत समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग लेना अप्रत्याशित है। वह अचानक नोटिस करता है और अवर संकाय के बगल में बैठा है और लगभग घुट जाता है। जब मिरिया बताती है कि अवर वास्तव में उनका नया शिक्षक है, तो वह पूरी तरह से अपना संयम खो देता है। वह रियास से पूरी तरह से उपस्थिति के आधार पर उसकी ईमानदार पहली छाप पूछती है। वह स्पष्ट रूप से उस आदमी को एक औसत दर्जे का कोई नहीं बताता है, जिसकी कोई पत्नी नहीं है और कोई जीवन नहीं है। वह स्वीकार करती है कि यह उसका प्रारंभिक निर्णय भी था। उसमें कई सीरियन ड्रिलिंग महसूस करना। जल्दी से एहसास नहीं हुआ कि वह पहले दिन से बहुत खुले तौर पर अकादमी की जांच शुरू नहीं कर सकता। किसी और चीज के लिए उसे एक छवि को रिब्रांड करने की जरूरत है। अभी ऐसा लगता है कि उसकी पीठ पर एक विशाल लक्ष्य चित्रित किया गया है। समारोह समाप्त होने के बाद आखिरकार उसकी पहली कक्षा का समय है। इस बीच शासक गीता वरिष्ठ छात्रों को इकट्ठा करता है और घोषणा करता है कि नियमित कक्षाएं आधिकारिक तौर पर सत्र में वापस आ गई हैं। वह स्पष्ट रूप से उन्हें चेतावनी देता है कि वे इस वर्ष शामिल हुए आशाजनक नई प्रतिभाओं से पीछे न रहें। वह गुस्से में मान करता है कि कक्षा के अधिकांश छात्र अनुपस्थित क्यों हैं। बूढ़ा आदमी अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, पूरी तरह से जानता है कि उनमें से कई एक हीन व्यक्ति द्वारा पढ़ाए गए पाठ के माध्यम से बैठने के बजाय मरना पसंद करेंगे। टेक्नल चूहा भी यह शब्द फैलाने के लिए अपने रास्ते से बाहर चला गया कि आज के व्याख्यान को जिन द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। हैरानी की बात है, हमारे प्रोफेसर जरा भी परेशान नहीं लगते। वह आत्मविश्वास से पोडियम पर खड़ा होता है और खुद को नई आत्मा तकनीक प्रशिक्षक के रूप में पेश करता है। बिना एक धड़कन खोए रियास बेशर्मी से पूछता है कि क्या उसके पास वास्तव में अकादमी में सबसे कुलीन वर्ग को पढ़ाने के लिए क्या है। हमारा लड़का एक शांत मुस्कान के साथ जवाब देता है, कह रहा है कि वे जल्द ही काफी पता लगा लेंगे। वह शेर डेमी मानव को यह भी बताता है कि यदि वर्ग उससे नीचे साबित होता है तो वह जाने के लिए स्वतंत्र है। साथ में अपने छात्रों को बताता है कि उन्हें कभी भी किसी भी परिस्थिति में मनुष्यों के खिलाफ सर्वोच्च शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने तर्क को स्पष्ट करने के लिए वह बताते हैं कि सर्वोच्च शक्ति को अवरोधकों की पुनर्जन्म क्षमताओं को दबाने के लिए डिजाइन किया गया था। कैसे? हालांकि मनुष्य चोटिल होने के बाद सामान्य रूप से ठीक हो जाते हैं, ये बताते हुए कि इसका असली उद्देश्य हमेशा आक्रमणकारियों को खत्म करना था। ये सुनकर पीछे कोई तेज आवाज वाला व्यक्ति कचरा बोलना शुरू कर देता है। उसे नर्म कहते हैं क्योंकि उसके पास कथित तौर पर सर्वोच्च शक्ति का अभाव है। बदमाश जोर देकर कहता है कि उसे अपनी ताकत का उपयोग करने का पूरा अधिकार है। हालांकि वह प्रसन्न है। प्रोफेसर जिन उसे परीक्षण करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि क्या वह वास्तव में उतना ही कमजोर है जितना दावा किया गया था। कक्षा के बीच में वह छात्र से कहता है कि वह उसे अपनी सबसे मजबूत चाल से मारे। बच्चा अहंकार से मुस्कुराता है, ये घोषणा करते हुए कि वह फिर कभी कक्षा में नहीं आएगा यदि प्रोफेसर उसे खरोंच भी देता है। अवसर को जब्त करते हुए वह ऊर्जा के साथ कड़कड़ाते हुए एक बिजली का भाला बनाता है। यहाँ तक कि शासक गीता भी तनावग्रस्त हो जाता है, चिंतित है कि कक्षा इस तरह के लापरवाह हमले से नहीं बच सकती है। बिना किसी हिचकिचाहट के छात्र सीधे जिन पर भाला चलाता है। पूरे कमरे में धुएं का एक बड़ा बादल उठाना। सभी ने मान लिया कि हीन नष्ट हो गया और उसके पीछे की दीवार में जाम हो जाता है। मुश्किल से उसके बदसूरत मग से चूक जाता है। जिन शांति से कहता है कि तलवार उसे पूरी तरह से भेद सकती थी अगर वह वास्तव में उसे समाप्त करने का इरादा रखता था। साथ में वह सेमेस्टर का अपना पहला पाठ देता है। किसी को केवल दिखावे से मत आंकिए। रियस चुपचाप देखता है, सोचता है कि क्या वह तकनीक आत्मा कला के रूप में भी योग्य है। प्रोफेसर जिन सुचारू रूप से जारी रखते हैं, समझाते हुए कि अवर को इसलिए लेबल किया जाता है क्योंकि उन्हें कमजोर माना जाता है। फिर उनसे स्पष्ट रूप से लीग से ऊपर के रूप में
वह पूछता है कि यह उसे क्या बनाएगा। उसकी आभा अपने चरम पर पहुंच जाती है क्योंकि वह अपने सवाल का जवाब देता है। वह घोषणा करता है, इसे ही आप शिक्षक कहते हैं। आगे वह दूसरा पाठ देता है। वह उसी बच्चे से पूछता है कि क्या वह आत्मा कलाओं को सक्रिय करने के लिए आवश्यक मानदंडों को जानता है। ये सामान्य ज्ञान की तरह काम करते हुए छात्र जवाब देता है कि यह सब ज्वलंत कल्पना के लिए नीचे आता है। यदि आप किसी चीज की स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं तो आत्माएं इसे पूरा करेगी। प्रोफेसर जिन सहमत हैं कि कल्पना मायने रखती है, लेकिन कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण तत्व है जो वे सभी याद कर रहे हैं। वह बताते हैं कि आत्माएं विभिन्न तरंगदैर्ध्य का जवाब देती हैं और वे वास्तव में उनके कार्यों को ट्रिगर करते हैं। कुल मिलाकर 8 प्राथमिक तरंगदैर्ध्य हैं। उनमें से इग्निशन डिस्चार्ज, उनमें से हिग्न डिस्चार्ज, हीलिंग और ठंड लगना सबसे प्रमुख है जिसे लोग जानते हैं। हालांकि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण, प्रकाश नियंत्रण, वायुमंडल नियंत्रण और स्थानिक हेरफेर भी मौजूद है। शासक गीता ने उसे इतनी आसानी से उन सभी का उपयोग करते हुए देख लगभग घुट गया। उस रहस्य उद्घाटन के साथ हमारा लड़का औपचारिक रूप से अपना पहला वास्तविक व्याख्यान शुरू करता है। बाद में उसी शाम वह सोचता है कि अकादमी के रहस्यों में अपनी जांच कहां से शुरू करे। परिसर हर कोने में छात्रों से भरा हुआ है। कक्षा में प्रदर्शन के बाद वह चर्चा का मुख्य विषय है। यदि वह उत्तर चाहता है तो उसे कहीं ऐसी जगह पहुंच की आवश्यकता है जहां छात्रों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। अपने रास्ते पर वह मिरिया की साथ पार करता है। साथ में बिना किसी हिचकिचाहट के वह स्पष्ट रूप से उसे स्वीकार करने के लिए कहती है कि वह वास्तव में कौन है। वह ये पूछकर जवाब देता है कि वह हर किसी के द्वारा बुलाई जाने वाली तथाकथित अवर के अलावा और कुछ कैसे हो सकता है। वह मानती है कि यह समझ में आएगा यदि सभी 8 आत्मा कलाओं को सहजता से आदेश देने की उसकी क्षमता के लिए नहीं। यहाँ तक कि अधिकांश डेमी ह्यूमन भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। हमारा लड़का कंधे उचकाता है और उसे बताता है कि यह उतना जटिल नहीं है। इसकी तुलना विभिन्न तरंगदैर्ध्य के बीच टैब स्विच करने से करता है। बेशक वह जानता है कि यह अभ्यास में ध्वनि से अधिक जटिल है। वह अनुरोध करता है कि वे इस बातचीत को कहीं जारी रखें। एक बार अकेले वह उससे अपने बारे में अपना सवाल दोहराती है। इस बार उसका दावा है कि वह बस एक इंसान है जिसे कदमगांव के नीचे कुछ मिलियन वर्षों के लिए ठंडी नींद में रखा गया था। उसे हास्य करने के लिए वह पूछती है कि उसने हाइबरनेशन से पहले क्या किया था। जिन ईमानदारी से जवाब देता है कि उसने अपने देश के लिए एक विशेष बल एजेंट के रूप में कार्य किया। भले ही सहस्राब्दी बीत चुकी हो, उन दिनों को स्पष्ट रूप से याद करता है मानो वे केवल कुछ साल पहले हुए हों। उत्सुकता से वह आगे दबाती है, पूछती है कि जो कोई अपने राष्ट्र के लिए लड़ा उसे ठंडी नींद में क्यों सील कर दिया जाएगा। वह दुखी महसूस करता है, ये स्वीकार करते हुए कि वह अपने मिशन में विफल रहा। उनका वास्तव में मानना था कि अगर वह खुद को काफी दूर तक धकेल देता तो वह सभी को बचा सकता था, लेकिन वह अंत में असफल रहा और उसने सब कुछ खो दिया। वह ये भी स्वीकार करता है कि प्रोफेसर बनना यादृच्छिक नहीं था। उसे अल्टन परिवार के प्रभाव की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए वह उससे पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। वह जल्द ही उसे एक दूर भरे जीर्ण शीर्ण कमरे में ले जाती है, समझाते हुए कि यह एक भंडारण स्थान हुआ करता था जहां प्रशिक्षक अपनी शिक्षण सामग्री रखते थे। अलमारियों में से एक पर एक उल्लू की मूर्ति तुरंत उसका ध्यान खींचती है। वह पूछता है कि उसे यहाँ लाने का उसका असली कारण क्या था। इसलिए मिरिया स्वीकार करती है कि वह अजीब खाली जगह के रूप की जांच कर रही है। बिना एक सेकंड बर्बाद किए प्रोफेसर जिन आकस्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं और उल्लू की मूर्ति को पकड़ लेते हैं। वह उलझन में उसे देखती है, सोच रही है कि वह एक धुएं भरी पुरानी सजावट क्यों पाल रहा है। जिस क्षण वह इसे थोड़ा सा घुमाता है, किताबों की अलमारी अलग हो जाती है, जो अंदर की ओर जाने वाला एक छिपा हुआ मार्ग प्रकट करती है। वह शांति से एक गुप्त कक्ष के अस्तित्व के बारे में सही होने पर उसे बधाई देता है। मिरिया अवाक रह जाती है, ये समझने में असमर्थ है कि उसने तंत्र को इतनी जल्दी कैसे हल कर लिया। हमारे प्रोफेसर कूले बताते हैं कि उन्होंने देखा कि धूल की मोटी परतों के नीचे दबे एक कमरे में उल्लू ही एकमात्र साफ वस्तु थी। उसके बाद वह उसे पीछे रहने के लिए कहता है जबकि वह अकेले संदिग्ध कक्ष की जांच करने के लिए अंदर जाता है। हैरान मिरिया दृढ़ता से कहती है कि वह उसके साथ जाएगी। वह उसे याद दिलाता है कि अंदर एक खतरनाक आक्रमणकारी हो सकता है और वह उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकता है।
गौरी स्पष्ट करती है कि उसके कौशल को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वह आत्मविश्वास से दावा करती है कि वह अपनी कक्षा में बाकी सभी से लीग से ऊपर है। केवल उसका भाई संभवतः उसके कौशल से आगे निकल सकता है। ये सुनकर वह उसे उसके शम्ट पर ले जाने का फैसला करता है। दोनों सावधानी से जजेस सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। मिरिया चुपचाप सराहना करती है कि पूर्ण अंधेरे में इतनी सहजता से प्रकाश को आदेश देना कितना सुविधाजनक है। जिन आकस्मिक रूप से जोर से मजाक करता है कि यह जगह एक फैंटेसी खेल में राक्षसों को पैदा करने के लिए एकदम सही कालकोठरी की तरह महसूस करती है। लड़की को उसके गेमर संदर्भ से भ्रमित करती है। फिर से उत्सुक होकर वह एक बार फिर उसकी पिछली कहानी लाती है। वह पूछती है कि क्या उसके मन में पहले से ही कोई संदिग्ध है। चूंकि खतरों का शिकार करना कथित तौर पर उसकी विशेषता थी, वह ये देखकर मदद नहीं कर सकता कि उसने उसकी अविश्वसनीय कहानी को कितनी जल्दी स्वीकार कर लिया। उसके भरोसे के लिए एक छोटे से इनाम के रूप में वह बताता है कि उसे दृढ़ संदेह है कि शासक रुडमैन किसी तरह शामिल हो सकता है। वह तुरंत पूछती है कि वह इतना निश्चित क्यों है। प्रोफेसर जिन बताते हैं कि जबकि आदमी व्याख्यान के दौरान करिश्माई दिखाई देता है, अकेले होने पर उसके बारे में कुछ गहरा परेशान करने वाला होता है। उन शांत क्षणों में चिकना खलनायक निश्चित रूप से कुछ संदिग्ध साजिश रचने का एहसास देता है। वह बताते हैं कि इस तरह का व्यवहार उन लोगों में आम है जो दुनिया के सामने पेश होने वाले व्यक्तित्व से पूरी तरह से अलग हैं। इसके अलावा उन्होंने इसे बहुत स्पष्ट पाया कि आदमी एक शिक्षक के लिए बहुत ही भयानक रूप से चौकस है। मिरिया स्वीकार करती है कि उसने मूल रूप से इसके बजाय शासक गीता पर संदेह किया था, लेकिन जिन ने उसके सिद्धांत को खारिज कर दिया, ये बताते हुए कि कोई व्यक्ति जिसकी अपनी भावनाओं पर शून्य नियंत्रण है, वह कभी भी वास्तव में कुछ भी भयावह नहीं कर सकता है। उसके आश्चर्य के लिए वह ये कहने के लिए भी जाता है कि जुरीदार पुराना पागल शायद दिल में सभ्य है। अंत में दोनों सीढ़ियों के नीचे तक पहुंचते हैं, जो धूल से भरे एक विशाल हॉल में खुलता है। मिरिया की आंखें अकादमी मैदान के ठीक नीचे छिपी विशाल भूलभुलैया को देखकर आश्चर्य से फैल जाती हैं। अचानक जिन चलना बंद कर देता है, क्योंकि वह भी चकित है। अपनी बेतहाशा कल्पना में भी उसने नहीं सोचा था इस तरह की जगह पर छिपी कगुरक की प्रयोगशाला खोजने की उम्मीद है। जब जिन नैनो मशीनों द्वारा संरक्षित दरवाजों को देखता है, जिसे इस युग के लोग केवल आत्माएं कहेंगे, उसे यकीन हो जाता है कि यह वास्तव में कगोरा की प्रयोगशाला होनी चाहिए। मिरिया घबरा जाती है, क्योंकि भले ही वह लंबे समय से खोज कर रही थी, वह इस विशाल दरवाजे की खोज करने में कभी कामयाब नहीं हुई, जो पूरे समय अकादमी के नीचे छिपा हुआ था। वह उसे समझाती है कि साधारण लोगों को ऐसा दरवाजा खोलने के लिए एक विशेष पहुंच कुंजी की आवश्यकता होगी। उससे याद है कि कैसे हकमा को कोडमा गांव में कुंजी विरासत में मिली थी, और उसे विश्वास है कि इस जगह में किसी को भी इसी तरह की विरासत मिली होगी। हालांकि जिन पहले से ही जानता है कि वह स्वचालित रूप से पूर्ण पहुंच रखता है, इसलिए वह शांति से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लॉक सिस्टम तुरंत उसे सर्वोच्च स्तर के अधिकार वाले व्यक्ति के रूप में पहचानता है और जल्दी से उसके लिए दरवाजा खोल देता है। जैसे ही बड़ा गेट धीरे धीरे खुलता है, सोच रहा हूँ कि क्या इस देश के शासकों को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने वाला ऐसा भी हो सकता है जिसकी इस स्थान तक पहुंच थी। इस बीच मिरिया अभी भी वहां स्तब्ध खड़ी है, ये संसाधित करने में असमर्थ है कि इस तरह की कोई चीज उनकी अकादमी के नीचे हर समय मौजूद थी। फिर वह जिन से पूछती है कि क्या उसे वास्तव में एक कुंजी की आवश्यकता नहीं है, और जिन आकस्मिक रूप से टिप्पणी करता है कि प्राचीन मानव उस मामले में विशेष हैं। मिरिया आखिरकार विश्वास करने लगती है कि जिन की बातें सच हो सकती हैं, और चुपचाप छिपी हुई प्रयोगशाला में उसके पीछे भूमिगत हो जाती है। अंदर वे कई भ्रष्टाचारियों की खोज करते हैं। बड़े धातु के पिंजरों के अंदर बंद वे सभी जंगली होने का कोई संकेत दिखाए बिना पूरी तरह से शांत रहते हैं। जिनको उन भ्रष्टाचारियों की याद है जिन्हें डाकुओं ने पहले बंद कर दिया था, और याद करते हैं कि वे आखिरकार रिहा होने के क्षण तक असामान्य रूप से शांत कैसे रहे। हालांकि जो चीज उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है वह है सवाल कि कैसे वह है सवाल कि कोई भी बिना देखे इस तरह की जगह पर इतने बड़े भ्रष्टाचारियों को कैसे पहुंचा सकता है। मिरिया स्वीकार करती है कि इस अकादमी के बारे में उसके भाई का संदेह आखिरकार सही हो सकता है। वह सुझाव देती है कि वे चुपचाप वहां छिपे रहें और प्रतीक्षा करें ताकि वे इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर हमला कर सकें।
क्योंकि अपराधी निश्चित रूप से देर सबेर इस स्थान पर लौटेंगे। हालांकि जिन उसे बताता है कि इधर उधर खड़े होने और इंतजार करने की बजाय उन्हें जल्दी से अकादमी को सीव करना चाहिए और पहले इन भ्रष्टाचारियों से निपटना चाहिए। मिर्जा का तर्क है कि वे इस योजना के पीछे के मास्टरमाइंड को भागने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिम बताता है कि छात्रों की सुरक्षा पहले आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये भ्रष्टाचारी उत्पात मचाने लगे तो यह अकादमी में हर जीवन को जोखिम में डाल देगा। जब वह उल्लेख करता है कि उसका भाई शायद वही निर्णय लेगा, तो लड़की अंत में उसके दृष्टिकोण से सहमत हो जाती है और जिन तब कहता है कि उसे ये सब करने का बुरा एहसास है, और जब भी उसे वह एहसास होता है उसकी प्रवृत्ति आमतौर पर सही साबित होती है। वह कहता है कि वह खुद प्रयोगशाला की थोड़ी और जांच करेगा और उसे वापस ऊपर जाने और अपने भाई को लाने के लिए कहता है ताकि अकादमी को कर्फ्यू के तहत रखा जा सके और छात्रों की रक्षा की जा सके। उसे वापस सतह पर भेजने के बाद जिन भूमिगत सुविधा में गहराई से चला जाता है कुछ उपयोगी सुराग खोजने की उम्मीद। इस बीच सतह पर पतले चूहे का नए ट्यूटर से हारने का मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर भी वह अभी भी जिन को एक निम्न प्रजाति कहता है और उसे अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराता है। हेडमिस्टर फिर शासक गीता के पास जाती है और पतले चूहे को अजीब हरकत करना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि छात्र असहज महसूस करने लगे हैं। वह सिर के नक्शे से सार्वजनिक रूप से अपमानित होती है। शासक रूडमैन के बारे में पूछे जाने से पहले, जो उस सुबह से लापता है, हेडमिस्टर अभिभूत महसूस करता है, लेकिन फैटमैन की अनुपस्थिति उसे और अधिक चिंतित करती है। तभी वह अकादमी के ऊपर एक काला बादल बनता देखती है और सोचती है कि अभी क्या हुआ है। इस बीच मिर्जा सतह की ओर दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलती है वह शासक रूडमैन के सामने आती है। मोटा आदमी जो सुबह से लापता था अब पूरी तरह से बुरी अभिव्यक्ति पहने हुए है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा है। प्रयोगशाला में वापस फिर कुछ अजीब लाल रंग के पोर्टलों की जांच करें जो स्पंदित होते प्रतीत होते हैं जैसे कि वे जीवित हैं। वह सोचता है कि क्या ये चीज वास्तव में जीवित है। कीगुरा वह है जिसने इसे बनाया है। कीगुरा द्वारा नैनो मशीन इंजेक्टर के साथ छोड़ा गया मैसेज क्यूब। प्राचीन मानव को उम्मीद है कि क्यूब में वर्तमान स्थिति को समझने और हल करने में मदद करने के लिए सुराग होंगे। वह जल्दी से क्यूब को सक्रिय करता है और कगुरा का एक होलोग्राम दिखाई देता है, आकस्मिक रूप से एक कॉफी पकड़े हुए। बुरा को पहले ही उम्मीद थी कि जिन किसी और से पहले इस सुविधा तक पहुंच जाएगा, क्योंकि यह प्रयोगशाला उस स्थान के सबसे करीब है जहां वह जाएगा। डॉक्टर बताता है कि इस प्रयोगशाला में वह एक ऐसा उपकरण विकसित कर रहा था जिसे मनुष्यों ने सैकड़ों लाखों साल पहले भी हासिल नहीं किया था, और यह कि डिवाइस की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा जिनके उपयोग के लिए इंजेक्टर के भीतर सील कर दिया गया है। वह इस उपलब्धि के लिए खुद की प्रशंसा करता है, इससे पहले कि अंत में ये बताए कि वह जिस मन उड़ाने वाले उपकरण का जिक्र कर रहा है वास्तव में एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है। अपनी बेतहाशा कल्पना में भी उसने नहीं सोचा था कि कगुरा इस पैमाने पर कुछ बनाने में सक्षम था, लेकिन अब सब कुछ जगह में क्लिक करना शुरू कर देता है। ऑगस्ट ने उल्लेख किया कि आक्रमणकारी कहीं से भी शहर भर में दिखाई दिए। अलार्म की घंटी उसके सिर में बजने लगती है, क्योंकि जिसके पास यह उपकरण है वह संभवतः सब कुछ के पीछे है, खासकर यहाँ नीचे बंद राक्षसों के पूरे चिड़ियाघर के साथ। फिर वह पागल वैज्ञानिकों के रिकॉर्ड किए गए संदेश के बारे में कुछ अजीब नोटिस करता है। मूल टेलीपोर्टेशन डिवाइस शुद्ध नीला रंग था। यदि ये सच है तो ये लाल उपकरण क्या है? यदि ये सच है तो ये लाल उपकरण जो अब उसके सामने खड़ा है क्या है? जैसे ही पास की घड़ी 12 बजाती है, उपकरण एक हिंसक गुनगुनाहट के साथ सक्रिय होता है और खुद का अध्ययन करता है। जो भी दुस्वप्न इससे बाहर निकलने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करता है। इसके बजाय हर आक्रमणकारी है पतली हवा में तुरंत गायब हो जाता है। सतह पर ऑगस्ट और विशेष नाइट्स ने अपने सबसे बुरे दुस्वप्न को वास्तविक समय में सामने आते देखा। सैकड़ों आक्रमणकारी आसमान से रॉयल कैपिटल पर बरसते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे अभी अभी बैटल रॉयल मैच में उतरे हों। भूमिगत वापस चिकना मोटा आदमी सबसे डरावनी मुस्कान के साथ मिर्जा की ओर मुड़ता है जिसकी कल्पना की जा सकती है। वह मजाक में पूछता है कि वह इतनी तनावपूर्ण और अधीर क्यों लग रही है। मिर्जा ठंडे दिल से इस सब के लिए जिम्मेदार सुअर को एक तरफ हटने के लिए कहती है जब तक कि वह लड़ाई नहीं मान रहा हो। वास्तव में आश्चर्यचकित शासक रूडमैन स्वीकार करता है कि उसे संदेह था कि वह काफी समय से उसकी जांच कर रही थी। दुर्भाग्य से उसके लिए
उसने बस बहुत देर से पता लगाया। जब मीरा मांग करती है कि उसका क्या मतलब है, तो वह शांति से घोषणा करता है कि न्याय का दिन आ गया है। गंजा आलू आकार देता है, ये बताते हुए कि उसने मूल रूप से इस घटना में देरी करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी प्रयोगशाला में स्नूपिंग 2 चूहों ने उसका हाथ मजबूर कर दिया। अधिक विशेष रूप से उसने महसूस किया कि उसकी भव्य योजना के लिए वास्तविक खतरा जिन है। उसकी हिम्मत में हर प्रवृत्ति ने उसे चेतावनी दी कि नया प्रशिक्षक कल्पना करने योग्य सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, बिल्कुल मैरी के भाई की तरह। पुष्टि की आवश्यकता के बिना वह पहले से ही जानता है कि जिन वह था जिसने छिपे हुए मार्ग की खोज की थी, ये तय करते हुए कि उसने बात करने में पर्याप्त समय बर्बाद किया है। वह निष्कर्ष निकालता है कि यहाँ सभी गवाहों को खत्म करना सबसे अच्छा है। मिर्या लगभग हंसती है कि वह मानता है कि वह उसे हरा सकता है। परेशान करने वाली राक्षसी मुस्कान रुडिमेंट्स में फैल जाती है, चेहरा जैसा कि वह अकल्पनीय शक्ति के बारे में डींग मारता है जो उसने इकट्ठा की है। उसे क्या पता नहीं है कि एक लड़की चुपचाप अपने सिर से बड़े बर्तन के साथ उसके पीछे रेंग रही है। मिर्या घबराकर पसीना बहाती है। लड़की के लिए डर और इस बात पर संदेह के बीच फटा हुआ है कि क्या ये हास्यास्पद योजना वास्तव में सफल होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के हकमा अपनी छोटी बाहों के साथ झूलती है और मोटे खलनायक के चर्बी से भरे सिर पर वार करती है। मिर्या उसे हैरानी से देखती है और जानना चाहती है कि उसे ये जगह कैसे मिली। हकमा जल्दी से समझाती है कि वह जिनकी तलाश में आई थी। बाहर पूर्ण अराजकता है और अपने रक्षक के बिना सभी को बचाना असंभव होगा। रास्ते में वह एक और नए छात्र कुडो में भाग गई। लड़की ने उल्लेख किया कि उनके प्रोफेसर ने कुछ समय पहले भंडारण कक्ष में प्रवेश किया था। नई लड़की दस्तक देने के बारे में थोड़ा दोषी महसूस करती है। नई लड़की एक शिक्षक को बाहर निकालने के बारे में थोड़ा दोषी महसूस करती है, लेकिन हकमा जोर देकर कहती है कि पागल इसके हर बित का हकदार है। इसके अलावा चूंकि उसने पीछे से उनके चेहरे कभी नहीं देखे थे, अगर चीजें दक्षिण में जाती हैं तो वे आसानी से गोरी राजकुमारी पर दोष लगा सकते हैं। उसी क्षण जिन अंत में सीढ़ियों की शीर्ष पर पहुंच जाता है, चिंतित होकर पूछता है कि क्या हुआ। केवल फर्श पर एक गिरे हुए गेंदबाज पिम की तरह एक नन सुअर के बावजूद हकमा जल्दी से उसे इससे बाहर निकालती है और उसे सूचित करती है कि बाहर का शहर पूरी तरह से अराजकता में उतर गया है। वह बिल्कुल भी हैरान नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही जानता है कि केवल एक ही गंतव्य है जहां प्रयोगशालाओं के आक्रमणकारियों को भेजा जा सकता था। एहसास होने पर मिर्या पीली पड़ जाती है और तीनों बिना एक और सेकंड बर्बाद किए बाहर भागते हैं। पूरे शहर में आग लगी हुई है और इसका लगभग आधा हिस्सा खंडहर में पड़ा है। भयभीत नागरिक हर दिशा में बिखर जाते हैं क्योंकि नरक टूट जाता है। सभी आक्रमणकारी प्राणियों में एक राक्षस जो एक जैसा दिखता है, हल्चीडविले डैक्सेस, अब तक सबसे मजबूत के रूप में बाहर खड़ा है। अपने प्रिय घर को इस राज्य में घटते हुए देखना मिर्या को पूरी तरह से अवाक छोड़ देता है। इस बीच जिनको लगता है कि विफलता का वजन फिर से शतरंज को कुचल देता है, ये सोचकर कि उसे नष्ट कर देना चाहिए था, हकमा उसे फिर से वास्तविकता में बदल देता है। वह विशाल तंबू राक्षस की ओर इशारा करती है, एक विनाशकारी हमले का आरोप लगा रहा है, सीधे रॉयल पैलेस पर निशाना साधा। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित, जिन अपने पीछे छोड़े गए इंजेक्शन का उपयोग करता है। इसका उपयोग करने के बाद वह टेलीपोर्टेशन का एक टोन डाउन संस्करण प्राप्त करता है। पागल वैज्ञानिक ने समझाया था कि नैनो मशीनें इसे हर 24 घंटे में एक बार सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा संग्रहित करती हैं। इसके अलावा इसकी सीमा कथित तौर पर उपयोगकर्ता की दृष्टि की रेखा के भीतर थोड़ी दूरी तक सीमित है। हालांकि ये प्रतिबंध साधारण उपयोगकर्ताओं पर लागू होते हैं और जिन साधारण से कुछ भी है, उसके कैलिबर का कोई व्यक्ति व्यवहारिक रूप से उतनी दूर टेलीपोर्ट कर सकता है जितना उसकी आंखें देखने में सक्षम है। बिना हिचकिचाहट के वह सिर्फ एक सेकंड भी नहीं ले रहा है, वह गायब हो जाता है और सीधी विशाल लेजर बीम के रास्ते में फिर से प्रकट होता है, इससे पहले कि वह रॉयल पैलेस पर हमला कर सके।